हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज मैं हूं आपके साथ अनम काज़मी और मैं हूं सबाशी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, टिप टॉप होंगे, अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ आज के दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। बिल आखिर पनामा केस के बाद बड़ा दिन आ चुका है जिसमें अब इमरान खान के हवाले से भी, उनकी सियासत के हवाले से भी फैसले होंगे कि क्या इमरान खान साहब वाकई में अहल हैं या फिर नाअहल हैं। कप्तान की इनिंग्स में जीत किसकी होती है ये आज पता चल जाएगा। सबकी नजरें आज 2 बजे सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं क्योंकि ये फैसला जो है वो 14 नवंबर को महफूज कर लिया गया था, जिसके बाद आज इस फैसले का ऐलान कर दिया जाएगा। कुल 405 दिनों तक जो है सिलसिला चलता रहा है। फिर हमने देखा कि तकरीबन 50 जो हैं वो इसके ऊपर समातें हुई हैं और समातें होने के बाद हमने देखा है कि समातों के बाद हमने देखा कि ओवरऑल जो सिलसिला बन चुका, तकरीबन 7000 पेजेस जो हैं वो इमरान खान की जानिब से सबमिट करवाए गए थे। और उसके बाद अब सूरत हाल कुछ ये थी कि जो तज्जियाकार कह रहे हैं इस तमाम सिचुएशन के ऊपर, तो उनका ये कहना है कि जो इमरान खान का केस है या फिर नवाज शरीफ का केस है उसमें काफ़ी हद तक मुमासलत है। एक तरफ नवाज शरीफ की बात करें तो लंदन बड़े सवालात किए गए, जबकि दूसरी जानिब अगर इमरान खान की बात करें तो बनी गाला के ऊपर उन पर सवालात किए गए। फिर हमने देखा एक तरफ कतरी खत आए तो दूसरी तरफ जमायमा के खत आए, एशिज की जो चीज़ें हैं वो इमरान खान की जानिब से पेश की गई है। तो क्या जिस तरह से इस केस में मुमासलत थी तो क्या इसके फैसले में भी कोई मुमासलत होगी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को तो नाअहल कर दिया गया है। तो क्या अब ऐसी कोई सूरत हाल बनती है कि इमरान खान भी नाअहल हो जाएंगे। जबकि कल हमने देखा कि जब वो उसे खिताब कर रहे थे तो उस टाइम पे बड़े पूरा एतमाद दिखाई दे रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी स्ट्रांग थी और लोगों ने तो तज्जिए भी करना शुरू कर दिए कि जी शायद हो सकता है कि इमरान खान जो है वो नाअहली से बच जाए। लेकिन यहाँ पर सवाल पैदा ये होता है, इमरान खान को नाअहल करार दे दिया जाता है तो क्या इमरान खान अपने इस फैसले को, जैसे कि उन्होंने कहा था कि जो भी हुक्म आएगा मैं उसको कबूल करूंगा और घर चला जाऊंगा, तो क्या इमरान खान वाकई में इस फैसले को कबूल करेंगे या और अगर इमरान खान अहल रहते हैं तो फिर नून लीग की जानिब से इस सब पर क्या रिस्पांस आता है, किस तरह से वो सबके ऊपर अपना मौके पेश करेंगे, ये भी हमें आज देखना होगा। तो सब देख रहे हैं इस वक्त के 2 बजे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या फैसला आता है। तो पाकिस्तान में इस तरह से जो मेन लीड है वो है उम्मीद, उम्मीद और उम्मीद, यानी कि पीटीआई को उम्मीद है कि वो तमाम केसेस से बच जाएगी। और इसमें पीटीआई के हवाले से बात की जाए तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की पार्टी काफ़ी मुतमईन है कि वो तो नाअहल नहीं होंगे, लेकिन जहांगीर तरीन साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि जी अब जहाज़ बाकी बचेगा या नहीं बचेगा, क्योंकि उनके हवाले से काफ़ी कभी इम्कानात हैं कि आज उनका फैसला है और उनको नाअहल कर दिया जाए तो ये जो पीटीआई की बैकबोन होगी उसके अंदर एक रीढ़ की हड्डी रखते हैं जिनकी वजह से लोग इसमें शमूलियत इख्तियार करते हैं, जिनका बड़ा असर रसूख है और इमरान खान साहब के साथ साथ रहते हैं। अब देखना ये है कि आज क्या होने वाला है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए हमारे प्राइम मिनिस्टर की तो शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं, वज़ीर आज़म, कि जी सब अच्छा है और हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। लेकिन दूसरी ही जानिब देख शाह कहते हैं कि भाई अंदर की कोई ना कोई बातचीत तो हुई है, ऐसे ही तो नहीं है सादिक ने कह दिया कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करते हुए नजर नहीं आ रही है। और नून लीग के हवाले से अगर बात करें तो डेफिनेटली वो भी केसेस का सामना कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर मजीद केसेस और भी आ रहे हैं। और एक और नई डेवलपमेंट ये है कि इसाक डार साहब के हवाले से जो केसेस हैं तो अब ये चाहे नैब कोर्ट की जानिब से कि जनाब अब इंटरपोल की टीम को वहाँ पर भेजा जाएगा और उनके रेड वारंट भी इशू किए जाएंगे और फिर इस तरीके से उनको वतन वापस लेकर आया जाएगा और फिर उनके ऊपर जो मुल्तान मेट्रो और दीगर उनके ऊपर केसेस हैं उसके हवाले से जो है वो उनके ऊपर मजीद पेशरफ्त होगी। तो ये लीड्स हैं और इसके अलावा मजीद बहुत सारी खबरें हैं जो कि शामिल करेंगे हम हमारे शो में, लेकिन सबसे पहले बढ़ते हैं हम हमारी टॉप स्टोरीज की जानिब। इमरान खान सियासत के लिए नाअहल हैं या अहल, कप्तान की सियासी इनिंग्स का बड़ा फैसला। बड़ी अदालत आज 2 बजे फैसला सुनाएगी। तमाम नजरें एम्पायर की जानिब लग गईं। सब बेचैनी से फैसले के मुंतजिर। जहांगीर तरीन नाअहली केस का फैसला भी आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान जहांगीर नाअहली केस का फैसला 14 नवंबर को
से बोझ उतर गया, इस्लामाबाद की हवा से मुद्दत पूरी नहीं करेंगी। स्पीकर अयाज सादिक पहले दिल की बात जबान पर लाए, फिर दिल हल्का होने का एतराफ भी कर डाला। कहते हैं बात कह के दिल से बड़ा बोझ उतर गया। ग्रेटर प्लान बनता देख रहा हूं, इस्लामाबाद की हवाओं से खतरे की बू सूंघ ली। सब मिलकर खतरे की कोशिश नाकाम बना दें। ऐसा थ्रेट नजर नहीं आता, थ्रेट्स हमेशा रहते हैं। तो 70 साल में बार-बार थ्रेट्स आए, बार-बार हुकूमतें गिरी हैं। आज इंशाल्लाह कोई थ्रेट नहीं। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को सब अच्छा दिखाई देने लगा। स्पीकर की जाती राय करार देते हुए कहा कि हुकूमत को कोई खतरा नहीं, इलेक्शन वक्त पर होंगे। वजीर ख्वाजा आसिफ भी मैदान में बोले, खतरे तो मौजूद रहते हैं लेकिन असम्बलियां नहीं टूटती। जी सवा, जी मुझे पता है। जी सवा, हमें बड़ा इंतजार होता है कि अगला बैठ के आराम से चाय पिए, अगला आपको खबरें सुबह का वक्त ही ऐसा होता है। बड़ा अच्छा लगता है कि जब आपको कोई खबरें सुना रहा है और आप मजे से चाय पिए। इसीलिए हम लोगों ने इस मॉर्निंग शो का आगाज किया था कि जब आप घर बैठे हो तो चाय की चुस्की के साथ आपको पता चले कि आज क्या क्या खबरें और क्या क्या हैपनिंग होने वाली है। और बड़ा मजा आता है आपके साथ में चाय हो, गुड मॉर्निंग आज हो और साथ हों और अहम खबरें हों। तो जनाब अहम खबरों पे नजर डाल देते हैं। यहाँ पर जो पहली खबर है वो नैब के हवाले से है कि नैब का विफाक पंजाब सिंध में बैंक समेत 10 केसेस की तहकीकात का हुक्म, डार को गिरफ्तार करके लाने का फैसला। वही बात जो मैं अभी इंट्रो में कर रही थी कि डार साहब के खिलाफ जो है वो अब मजीद घेरा तंग होता है। इंटरपोल के हवाले से कहा जा रहा है कि इंटरपोल के जरिए उनको वापस लाया जाएगा और उनके लिए रेड वारंट भी इशू किए जाएंगे। और जो मुल्तान मेट्रो मंसूबे का जो उनके ऊपर केस है या जो दीगर उनके केसेस हैं, और पीआईए का एक उनके ऊपर केस है कि उन्होंने हमारा जो निजी तैयारा था, जो पीआईए का तैयारा था, उसको बड़े सस्ते दामों जर्मनी में जो है जर्मनी के म्यूजियम के लिए उन्होंने सेल आउट किया था। तो उस हवाले से तहकीकात की जाएंगी और पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही कहना था कि जी नून लीग के जितने भी रहनुमा हैं या नून लीग के ऊपर जितने भी केसेस थे वो तो हो गए हैं, समाते भी वो जो है वो समातों में भी पेश हो रहे हैं, लेकिन होगा क्या मुल्क की लूटी हुई दौलत और रकम वापस लाई जाएगी? क्या इन लोगों का एहतसाब इस तरीके से होगा कि सजाएं भी मिलेंगी? तो बिल्कुल अब ऐसा होता हुआ कुछ नज़र आ रहा है कि अब जो है वो शुरू से ही मुतारिक है, लेकिन अब मजीद जो है वो प्रेशर बन गया है नून लीग के ऊपर, क्योंकि इस तरह के इकदाम अब किए जाने का इस तरह के इकदाम करने का अब ऑर्डर भी जारी कर दिया गया। बिल्कुल जनाब, नैब इस वक्त इसहाक के मामले के अंदर बड़ी एक्टिव हो चुकी है। रेड वारंट तो जारी हो चुके हैं, साथ साथ इंटरपोल के जरिए उन्हें पाकिस्तान लाने का भी कह दिया गया है, जायदाद भी कर करना शुरू कर दी गई है। तो इस सब के बाद एक जो बयान नैब की जानिब से आ रहा है वो ये कि उनकी जो भी मेडिकल रिपोर्ट अब तक पेश की गई हैं उनमें कोई भी ऐसी उनकी मेडिकल कंडीशन समझ में नहीं आती जिसका इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता। तो किसी भी हाल में अब होना ही पड़ेगा और अब उनकी गिरफ्तारी के भी अहकाम जारी कर दिए गए हैं। तो यही मेन खबर यहाँ पर लगाई गई है। लेकिन अगर दूसरी जानिब में यहाँ पर लीड की बात करूं तो आज की लीड है जनाब हमारे वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के बयान के हवाले से और दूसरी नवाज शरीफ के बयान के हवाले से। कल हमने देखा कि जो भी नून लीग की क़यादत लंदन में मिली थी, उन लोगों की एक अहम बैठक लगी थी, उसके बाद जो इजलास किया गया तो चाहे वो वजीर ख्वाजा आसिफ हो, शाहिद खाकान अब्बासी, नवाज शरीफ साहब हों, तो इन सब ने जो है वो मीडिया से अलग अलग गुफ्तगू की और बताया कि हमारा इस सब पर क्या मौक़िफ़ है। एक तरफ हमने देखा सरदार अयाज सादिक जो कि बड़े ही अपने खदशात जाहिर कर रहे थे कि शायद असम्बलियाँ जो हैं वो अपनी मुद्दत पूरी ना कर सके, असम्बलियाँ टूट जाएं। तो इस तमाम खदशात के ऊपर शाहिद खाकान अब्बासी ने बहुत वाज़े कह दिया है कि जनाब ये उनकी अपनी पर्सनल राय हो सकती है, उनका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, ऐसी कोई सूरत हाल हमें नजर नहीं आ रही, सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। जबकि नवाज शरीफ की जानिब से सेम खदशात जाहिर किए गए। उनका कहना है कि हमारे दौर के अंदर जिस तरह तरक्की हो रही थी, जब तो प्रोजेक्ट्स बड़ी तेजी के साथ चल रहे थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ स्लो डाउन होना शुरू हो गया है। और हमने देखा कि ख्वाजा आसिफ जो हैं उन्होंने भी सब अच्छा है की रिपोर्ट की। तो ओवरऑल नून लीग की जो अपनी क़यादत है इसमें काफी हद तक कंफ्यूज दिखाई दे रही है, वो खुद भी समझ नहीं पा रहे कि सिचुएशन क्या है। जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह जो है वो भी इस बात को सेकंड कर रहे थे जो सरदार अयाज सादिक ने कहा। उन्होंने भी कहा कि हालात इस वक्त मौजूदा ऐसे ही हैं जो कि थोड़े कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहे हैं, हालात इस वक्त हुकूमत की फेवर में भी नहीं है और मुल्क जिस तरफ जा रहा है तो डेफिनेटली इस वक्त बड़े तशवीशनाक वो बंदी चली जा रही है। तो ये जो खबर है वो यहाँ पर आज मेन लीड लगाई गई है। इसके साथ साथ अगर कुछ खबरें आपको बता, जबरदस्त सा कॉन्टेक्ट हुआ है जनाब इमरान खान का मुस्तफ़ा कमाल से। इससे पहले हमने देखा कि वो एमक्यूएम से राब्ते कर रहे थे, लेकिन अब मुस्तफ़ा कमाल से राब्ते हो रहे हैं। टेलीफोनिक राब्ता तो हुआ, इसके बाद कहा जा रहा है कि वो जल्द अज जल्द मुलाकात भी करेंगे। जबकि पीपल्स पार्टी के हवाले से कहा जा रहा था कि जी पीपल्स पार्टी के साथ तहरीक इंसाफ का कतई तौर पर कोई इत्तेहाद नहीं होगा, लेकिन कादरी साहब
वो कल एक बयान दिया और उनका कहना है कि मैं अगर चाहूं तो एक तरफ इमरान खान को और दूसरी तरफ जरदारी साहब को अभी के अभी बिठाकर दिखा सकता हूं। और ये बहुत बड़ा बयान है कि दो ऐसी पार्टीज जो एक दूसरे से बड़ा इख्तलाफ रखती हैं, कादरी एक नॉन पॉलिटिकल बंदे के होते हुए ये पार्टीज अगर सर जोड़कर बैठती हैं तो एक डेफिनेटली बड़ी अचीवमेंट भी होगी और जमहूरियत के लिए भी मेरा ख्याल है समय बहुत बेहतर होगा। तो ये खबरें जो है वो यहाँ पर अच्छा, आपने तारुल कादरी के हवाले से बात की तो डेफिनेटली बयानात तो बहुत बड़े दिए जाते हैं और तमाम सियासी जमातों का ये हरबा होता है, लेकिन ये साथ साथ कह दिया गया है कि कोई ग्रेटर अलायंस नहीं बनने जा रहा सियासी तौर पर। ये जो इत्तेहाद हुआ है ये सानिया मॉडल टाउन के हवाले से हुआ है, तो डेफिनेटली इसमें अगर PTI है, पीपल्स पार्टी है और पैट है तो इसका इत्तेहाद इन्हीं बुनियाद पर हो सकता है कि ये सानिया मॉडल टाउन के हवाले से हो, क्योंकि सियासी बुनियाद पर अगर ये इत्तेहाद करेंगे तो डेफिनेटली इनको बहुत ज़्यादा इनकी वो शराइत माननी पड़ेंगी जो एक दूसरे की शराइत नहीं मान सकते हैं। अच्छा, दूसरी जानिब नून लीग की हमने बात कर ली और सियासी इत्तेहाद की बात कर ली। एक और हमारे मुल्क के अंदर जो है वो मसला है और वो मसला है हमारे यहाँ पर अवामी मसले, लोड शेडिंग, बिजली, वो तरक्याती मंसूबे जिनके ऊपर करोड़ों रुपए लागत लगाई गई है, तो उनके हवाले से भी अब सवाल जवाब का टाइम आ गया है और इसी हवाले से जो है वो पूछगछ शुरू भी कर दी गई है और नैब ने जो है इसी हवाले से काफ़ी मुतारिक हो गया है और केसेस भी खोलने का फैसला किया है। और साथ साथ इसी हवाले से तुरबत में जो लोग मारे गए थे, शहीद हुए थे जो लोग, तो उसके हवाले से नैब की जानिब से ये भी कहा गया है, अदालत की जानिब से ये भी कहा गया है कि सियासतदान जो है वो अपने ड्राइंग रूम में बैठकर जो मसले डिस्कस करते हैं बस उन्हीं मसलों को हाईलाइट करते हैं, लेकिन अवाम के मसलों को कोई नहीं देखता है। उसी हवाले से रिपोर्ट तलब की गई है कि जो इंतज़ामिया है वो अब ये इनिशिएटिव ले कि उसके हवाले से जितने भी लोग वहाँ पर तुरबत में शहीद हुए, उनकी हलाकतें हुई, उसके लिए अब एक कमेटी तश्कील दी गई है और जवाब तलब किया गया है तमाम इंतज़ामिया से। तो दिस इज़ वेरी गुड एक्ट नैब कोड और तमाम जो हमारी अदालतें हैं काफ़ी मुतारिक हैं, चाहे अवामी मसला हो या सियासी मसला हो, तमाम मसाइल को जो है बराबरी से देख रहे हैं। और अगर दूसरी जानिब हम बात करें आज पेशावर, गिलगित बल्तिस्तान, दीर और चार सद्दा की, जहां पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और शहरी खौफ व हिरास में भी मुब्तला हो गए थे, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, किसी किस्म की कोई ऐसी खबर नहीं सामने आई, कोई जानी नुकसान नहीं है, लेकिन ज़लज़ले के झटके यहाँ पर महसूस किए गए हैं। अर्ली मॉर्निंग जो है लोग काफ़ी खौफ हिरास का शिकार थे, कलमा तैयबा का वेट करते हुए बाहर निकल आए। अभी क्या सूरत हाल है मुख्तलिफ शहरों के हवाले से हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है इस्लामाबाद की जानिब हम बढ़ रहे हैं और अनम इस्लामाबाद से बिल्कुल हम वसीम रज़ाक को लेते हैं। तो पहले एक छोटी सी खबर जरूर शेयर करना चाहूंगी कि कल हमने देखा असम्बली का एक बार फिर से इजलास हुआ, चौथा दिन था। पाटा इशू के हवाले से एक बार फिर से हमने देखा कि ऑपोजिशन ने खूब हंगामा आराई की है, जिसके ऊपर आज पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास भी बुलाया गया है वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से। उसके साथ साथ एक और छोटी सी खबर ये कि नवाज शरीफ साहब और मरियम को वतन वापस आ रहे हैं। अब बढ़ते हैं जना मुख्तलिफ शहरों की जानिब। सबसे पहले रुख करेंगे इस्लामाबाद का। वसीम रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। वसीम, ये बताएगा कि पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास आज बुलाया जा रहा है और जो फाटा इशू के ऊपर कौमी असम्बली का इजलास था वो कल भी मुलतवी कर दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि जुमे को अगला इजलास होगा, यानी कि आज। क्या अपडेट? कौमी असम्बली का इजलास आज जुम्मा है और 10:30 बजे शुरू होगा और जुम्मा को ज़्यादा लंबा इजलास नहीं चलता, जुम्मा की नमाज से पहले पहले ये इजलास ख़त्म हो जाता है। आज सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जिसमें एक और बड़ा केस है जो उसका आज जाएगा। यह केस है इमरान खान और जहांगीर तरीन का। 50 के करीब इस केस की समातें हुई। 14 नवंबर को इस केस का फैसला महफूज किया गया और आज इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस का फैसला महफूज किया और आज 3 जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तानी सरबराही में जस्टिस उमरता बंदयाल और जस्टिस फैसल अहमद पर मुश्तमिल ये बेंच आज दिन 2 बजे इस केस का फैसला सुनाएगा। हनीफ अब्बासी की जानिब से 3 दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी, जिसमें एक दरख्वास्त जो थी उस एक दरख्वास्त थी कि इमरान खान के खिलाफ थी, दूसरी दरख्वास्त के खिलाफ, तीसरी दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पार्टी है उसके खिलाफ थी, जिसमें फॉरेन फंडिंग का जो मामला है वो उठाया गया था। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा केस है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो हुदैबिया पेपर मिल्स केस है, जिसमें आज नैब जो है लिमिटेशंस अच्छा वसीम ये बताइएगा कि हुदैबिया पेपर मिल्स का जो केस है डेफिनेटली नून लीग के लिए तो वो भी बहुत बड़ा केस है, क्योंकि उसमें उनका जो है तंग हो जाता है कब तक इसकी समाअत होगी और इस हवाले से उनके वकला का क्या कहना है। और साथ साथ पीटीआई के जो वकील हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि जी हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं हमने सब अदालत को प्रोवाइड किए हैं, तो हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि हमारे हक में आने वाला है। जी बिल्कुल, सारे जो वकील होते हैं वो कॉन्फिडेंट ही होते हैं अपने दलाल के ऊपर और उनका क्लाइंट और अपने क्लाइंट को मुतमईन रखते हैं, लेकिन असल जो फैसला है वो अदालत ने करना होता है। साबिक वज़ीर आज़म के जो वकला थे वो भी काफी नामवर सीनियर वकला थे और उन्होंने वो भी बड़े कॉन्फिडेंट थे, लेकिन अदालती जो फैसला
जो तवक्कुआत थी उसके बरक्स आया, लेकिन अदालती फैसला क्या होगा इसके बारे में कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। मुख्तलिफ तज्ज़िये सामने आ रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की पेशीन गोइयाँ जो की जा रही सामने आ रही हैं, लेकिन आज इस केस की समाअत दिन 2 बजे होगी। क्या फैसला होगा ये आज दिन 2 बजे इसका फैसला सामने आ जाएगा। हुदैबिया पेपर मिल्स की अगर केस के तो अब नैब की जानब से ये अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है, जिसमें ये अपील की गई है कि ठीक है, वसीम रज़ाक अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और हम समातों के दिन है और बिल्कुल ये बात हम शुरू से कह रहे हैं कि जो ख्वाजा हारिस हैं या उनकी जो बातें हैं उनसे ऐसा लगता था कि पनामा लीक्स के मामले में कुछ नहीं होने जा रहा, और सेम पीटीआई का भी यही कहना है कि उनके जो भी वकील हैं, बाबर अमान हो, नईम बुखारी हो, बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि जी आज कुछ भी नहीं होने वाला, हमने तो सारी चीजें प्रोवाइड कर दी हैं। लेकिन तवक्कात के बरक्स जो फैसला आ सकता है, और अगर जहांगीर तरीन के खिलाफ कोई फैसला आता है तो मेरे ख्याल में पीटीआई के लिए ये एक सेटबैक होगा। रुक करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और तारिक खान वहां पर मौजूद हैं और जानते हैं उनसे कि क्या आज अहम सियासी और समाजी सरगर्मियां लाहौर में होने जा रही हैं। जी तारिक खान, अपडेट कीजिए। जी, लाहौर में सबसे पहले अगर हम बात करें तो थोड़ी सी मौसम की बात हो जाए, क्योंकि मौसम जो है वो काफ़ी सर्द हुआ है, ठंड है, और जो धुंध है वो छाई हुई है पूरे शहर में, और आहिस्ता आहिस्ता धुंध की वजह से बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी है, और लोग जो हैं वो गर्म कपड़े पहने हुए हैं। तारिक खान, हम देख सकते हैं आप बीपर दे रहे हो, जिस तरीके से सर्दी की लहर स्क्रीन पर भी फील हो रही है, तो बहुत ठीक ठाक ठंड है लाहौर में। जी बिल्कुल, दो दिन हो गए काफ़ी ज़्यादा सर्दी है, और उसके असरात जो है यहाँ पे महसूस किए जा सकते हैं, और आपको वहाँ से बैठे भी महसूस हो रहे होंगे कि लाहौर में किस किस्म की सर्दी है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो आज जो ख़ास इवेंट हैं, जो सबसे पहले जो नैब में चौधरी बरादरान हैं उनकी पेशी है। गुज़श्ता पेशी उनकी जो थी वो 6 नवंबर को हुई थी, और नैब ने उन्हें एक दफ़ा फिर ज़ायद असासे बनाने तलब किया है, और आज उनकी पेशी है, और वो यहाँ पे आएंगे और अपने जो 1985 से लेकर अब तक जितनी भी जायदादें बनाई हैं उस हवाले से वो अपना मौक़िफ़ देंगे। इस हवाले से जो असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर, गुजरात और शेखुपुरा जो हैं उनसे भी रिकॉर्ड जो है वो तलब किया गया है, जब किसी पंजाब जो है उनसे भी रिकॉर्ड जो है उनका तलब किया गया है। वो यहाँ पे पहुँचेंगे तो उसके बाद वो आज यहाँ पे पेश होंगे और अपना मौक़िफ़ जो है वो इस हवाले से देंगे। इस हवाले से जो खास तौर पर अगर देखें तो तारिक खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे मौसम के हवाले, तो आप हमें अपडेट्स दे ही रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ही वक्त की बात है जो हमें अपडेट्स आना शुरू हो जाएंगी कि वस्ती पंजाब में पीपल्स पार्टी के जलसे भी शुरू हो रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी काफी एक्टिव और मुतहरिक दिखाई दे रही है, और जैसे ही उन्होंने इस्लामाबाद में जलसा किया उसके बाद से हम देख रहे हैं कि वो अपनी कामयाबी से बड़े खुश है, और उन्होंने कहा कि हम अपनी इस जो इंतखाबी मुहिम है और जो अवामी राब्ता मुहिम है इसको मजीद बढ़ाएंगे। पार्टी सॉन्ग्स बना रहे हैं वाले और मुहिम कर रहे हैं, राब्ता मुहिम कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, पंफलेट बांट रहे हैं, तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी जो है वो इन एक्शन है। और नून लीग की जानिब से सबक कहा जा रहा है कि नून लीग अगले महीने से जो है वो बाकायदा तौर पर अपनी अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का भी यही कहना है कि 2018 से आप देखेंगे कि पार्टी कितनी जो है वो स्ट्रेंथन होती है, और नए मौक़िफ़ के साथ हम आपके सामने आएंगे। तो गुड मॉर्निंग, आज मैं यहाँ वक्त एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वाचिंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज तो जनाब, आज एडिटोरियल के सेशन में हमारे साथ इस वक्त मौजूद भी नफीस नईम साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, और सियासी मौसम भी जो है बड़ा गर्मा गर्म है, और बिल्कुल समातों का सिलसिला भी जारी है, पीटीआई भी परेशान है, उधर नून लीग तो है ही परेशान, साथ अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और जरदारी साहब जो हैं वो इन एक्शन है, तहरुल कादरी जो है वो सियासी गठजोड़ में। तो क्या गर्मा गर्म खबरें हैं, एडिटोरियल क्या है इसके ऊपर? बहुत आप एक बेयकीनी की सूरत हाल भी है, सियासत के अलावा जो कानूनी मुकदमात हैं वो भी हैं। हम देख रहे हैं कि इस वक्त बहुत बड़ा एक केस का फैसला होने जा रहा है, आपने खबरें भी पढ़ी हैं, पूरे इस वक्त इसी केस का तस्करा है कि इमरान खान और जहांगीर तरीन की नाअहली के हवाले से 2 बजे ये फैसला आ जाएगा। ये हनीफ नवंबर को दरख्वास्त दी थी, 6 महीने पेंडिंग के बाद ये केस ये रहा गया, और उसके बाद 6 महीने सरखाने में जाने के बाद ये केस तकरीबन 1 साल 12 दिन के बाद इसका 14 नवंबर को इसका फैसला महफूज किया गया था, जो अब सुनाया जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि ये इमरान खान की इनिंग्स का, सियासी इनिंग्स का एक बहुत बड़ा फैसला होगा। देखा जाएगा कि फ़ाइनल में जो 2018 का फ़ाइनल वो खेलने जा रहे हैं, सेमीफाइनल है, अगर यहाँ से वो निकल गए, इसे एक मैजिकल पोर्शन भी कहा जा रहा है। अगर इमरान खान इस बहरान से निकल जाते हैं तो उन्हें एक मॉरल बूस्ट मिलेगा, जो बहुत उनके लिए बहुत फ़ायदा होगा 2018 के इलेक्शन में, क्योंकि उसके बाद उनके पास कोई
नहीं होगा जिसकी बेस पर जो है उनके कैरेक्टर को या उनकी सियासी करियर को मलाइन किया जा सकेगा, ये इदारे कहते हैं। अब हम देख रहे हैं कि इसमें एक और पहलू भी सामने आ रहा है इस फैसले के हवाले से कि 3 रुकनी बेंच है। कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि जो कानूनी नुक्ता जो है पानामा केस का, असल कहानी ये है कि पानामा केस का कानूनी नुक्ता सवालात जो हैं वो तकरीबन उसी नौइयत के हैं जो इस केस के हैं, और उसमें 5 रुकनी बनाया था। 3 रुकनी बेंच के फाजिल जजेस जो 3 जजेस जो हैं इन पर लाजिम है कि वो उस फैसले को फॉलो करें। तो अगर ये समझते हैं कि वो फैसला ठीक है तो ये, और अगर ये समझते हैं कि वो फैसला ठीक नहीं है तो या तो फिर ये लार्जर कोर्ट में चला जाएगा ये मामला, और क्योंकि और अगर वो समझते हैं कि हाँ उसमें लेकुनाज हैं तो उस पर डिस्कस होगा, लेकिन अगर नहीं तो कानूनी माहिरीन कहते हैं कि इसमें और उस केस में कोई ऐसा बड़ा फ़र्क नहीं है सिवाय ये कि वो पब्लिक होल्डर थे। और तो इस चीज़ का कोई लेवरेज मिलेगा किसी किस्म का? आपको नहीं लगता कि कोई, जैसे वजीर आज़म साहब थे तो उनके ऊपर तो इस चीज़ की सख्ती रही है, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो अभी वजीर आज़म बने रही हैं, पार्टी सदर ज़रूर हैं, लेकिन क्या इस चीज़ का एज किसी तरह से उन्हें मिलेगा कि अगर वो नाहल इन एनी केस हो जाते हैं? देखें, इसी के हवाले से अनम बिल्कुल सही कह रही हैं आप। फाजिल जज चीफ जस्टिस के भी रिमार्क्स हैं कि उन्होंने कहा था कि हम थरली इन्वेस्टिगेशन करेंगे, थरली देखेंगे कि क्या गैर सादिक और गैर का इस पे अप्लाई होता है इस चीज़ पे। देखें 7,000 से ज़ायद डॉक्यूमेंट्स गए हैं, लेकिन कई जगह ऐसी चीज़ें ऐसी हैं जहां इमरान खान भी अपने डॉक्यूमेंट ना दे पाए हैं और जहांगीर तरीन भी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो वो नहीं दे पाए हैं, जिसको दोनों क्लेम करते हैं। तो इस हवाले से अब अदालत जो है ना, अदालत ने ये फैसला महफूज किया था, बड़े उसके बाद ये फैसला सुनाया जाएगा, देखते हैं क्या होता है। अभी हमें चंद घंटों का इंतजार है, उसके बाद इसका फैसला सामने आ जाएगा। इंतजार तो है, समाअत का सिलसिला तो जारी है, लेकिन पीटीआई के लिए एक बड़ा सेटबैक ये भी करार दिया जा रहा है कि अगर जहांगीर तरीन नाअहल हो जाते हैं तो पीटीआई की जो पोजीशन है, जो मुस्तहकम पोजीशन है, उनको देख के इतने सारे लोग उसमें करते हैं, कहा जाता है कि बैकबोन है पीटीआई की जहांगीर तरीन साहब, तो फिर किस तरीके से ये पार्टी सिचुएशन को संभालेंगे? क्योंकि देखिए फिर इंसाफ का जो तराजू है वो तो फिर नून लीग वहां से शोर मचाएगी कि अगर हम नाअहल हो रहे हैं तो आप भी नाअहल हो रहे हैं। इमरान खान की जो वकला है वो बिल्कुल वैसे ही पुरुमीद है जैसे कि ख्वाजा हारिस पुरुमीद थे कि जी कुछ नहीं होने जा रहा, फैसला अदालतों के सामने फेस करेंगे और हम सुरखुरू होंगे। क्या लग रहा है कि जैसे कि वसीम रज़ाक कह रहे थे कि वकला का काम तो क्लाइंट को सेटिस्फाई करना होता है, इमरान खान साहब के साथ भी तो कुछ ऐसे नहीं होने जा रहा? मार्क ट्वेन ने कहा था कि इफ यू डू नॉट रिमेंबर द ट्रुथ, इफ यू डोंट हैव टू रिमेंबर द एनीथिंग, रिमेंबर एनीथिंग। ठीक, पास से हमें कुछ नहीं लेना। कानून नहीं देखता कि कौन कितना बड़ा है, कानून की नज़र में सब एक जैसे होते हैं। फैसला जजेस ने हमेशा ये साबित भी किया है कि जब फैसला आता है कौम की राय एक तरफ होती है कि यार ये हो सकता है कि इतना बड़ी शख्सियत है, इतनी बड़ी चीज़ें, तो पूरा बहरान आ जाएगा। मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट फैसला आ सकता है अकामा पे, तो कुछ भी कयास नहीं है। अहल होते हैं या ना अहल होते हैं इसका फैसला तो 2 बजे पता चल जाएगा कि क्या सिचुएशन बनती है। लेकिन अगर हम बात करें जरदारी साहब की तो उन्हें मुफाहमत का बादशाह कहा जाता है और उसी तरह इमरान खान को कहा जाता है कि यू टर्न के बादशाह हैं। तो जो कहा जा रहा था कि अगर मुझे ना अहल तो मैं चुपचाप अपने घर चला जाऊंगा, आपको लगता है अगर इन एनी केस उन्हें नाअहल कर दिया जाता है तो मामला इतनी ही खामोशी से टल जाएगा, वो चुपचाप घर चले जाएंगे और बिल्कुल मामला रफा दफा हो जाएगा? लेकिन सियासत में बहुत कुछ, हम सियासी इमरान खान को अभी आपने खुद ही उसको इलेबोरेट कर दिया उनके हवाले से, तो उसे हम नहीं कह सकते। लेकिन ये कि वो 100% यकीन है उनको कि उनके खिलाफ ऐसा कोई फैसला नहीं आने वाला। हम आपको याद है हमने जहांगीर तरीन से भी कहा था, उनको भी यकीन था 100% कि वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। तो अपनी पार्टी का अपना मौक़िफ़ उनका ये है, देखते हैं अदालत क्या। अच्छा, शेख रशीद साहब कहते हैं कि जिस तरीके से जमायमा ने इमरान खान का केस लड़ा है वो बड़े इम्प्रेस हैं कि उनकी जो मजीद मुस्तहकम हो रही है और वो सुरखरू होकर निकलेंगे। लेकिन जहांगीर तरीन साहब के हवाले से पीटीआई के रहनुमा जो है वो ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी देख लीजिएगा 2 बजे जब समाअत में फैसला आएगा। खैर, अगला एडिटोरियल क्या कह रहा है? हो सकता है कोई कुर्बानी हो जाए। एग्जैक्टली जी, याद होगा आपको एक हैमलेट की खास एक बड़ी मशहूर to be or not to be, that is the question whether it is nobler in mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune or to take arms against a sea of trouble. Right. लगता है हैमलेट की जगह इस वक्त गवर्नमेंट पड़ी है, पूरी गवर्नमेंट पड़ी है। ये नहीं कि वो जो सी ऑफ ट्रबल है वो इनके सामने मौजूद है। हमारे ही प्रोग्राम में स्पॉटलाइट इदारे का उन्वान भी है स्पीकर्स पजलिंग वर्ड्स। ये हमारे ही प्रोग्राम में स्पॉटलाइट में मुनीज़ जहांगीर साहिबा से बात करते हुए इससे जो हमारे स्पीकर थे आया सादिक, उनके मुंह से बहरहाल निकल ही गया कि वो जो है नेशनल असम्बली इज़ अनलाइकली टू कंप्लीट इट्स टर्म, और वो नहीं देख रहे, उनको खतरे की बू आ रही है।
पहली बार ऐसा हुआ है कि स्पीकर ने ये बात की और फिर हमने देखा कि शेख रशीद ने भी कहा कि उन्हें जो है इस्तीफों की इतनी भरमार आ रही है, उन्हें मालूम है कि इस्तीफे कितने आ रहे हैं, तो उनके मुंह से तो ये देर आयत लेकिन दुरुस्त आयत। तो ये एक बड़ी एक स्पीकर के एक ओहदे के हैसियत से एक शख्स की मुंह से ये अल्फाज निकलने ने पूरे मुल्क में बहरान मचा दिया है। ये तमाम डिस्कशन टॉक शोज में इसको लिया जा रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि क्या गवर्नमेंट चाहती क्या है कर गया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर तरफ से ये इन आवाज़ों को, इन मुतालबात को तक़वियत मिल रही है कि क़ब्ल वक्त इंतख़ाबात हो जाए। बात की है ना, इसी हवाले से जब मैंने इंट्रो स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने यही बात की थी कि सादिक साहब ने ये जो जुमले कहे हैं कि जी गवर्नमेंट खतरे में है या हुकूमत को खतरा है या दीगर जमातें अपोजिशन जमातें चलने नहीं देंगी जमहूरियत का पहिया, तो सैयद खुर्शीद शाह साहब जो हैं उनका ये कहना है कि फिर कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि की बात की है तो उनको अंदर की बात पता होगी और उन्हें पता होगा कि अब क्या होने वाला है। तो इस बात को बिल्कुल भी हल्का नहीं लेना चाहिए और तमाम सियासी जमातों को एक दफा फिर से सर जोड़कर बैठना चाहिए। तो क्या लगता है आपको कि एयाज सादिक ने बातों बातों में ही सही दीगर सियासी जमातों को इशारा दे दिया कि तैयारी पकड़ ली? बिल्कुल हो सकता है। हाँ? आपकी बात उसकी, लेकिन इदारिया क्या कहता है? हाँ? इदारिया बड़ी कहता हो सकता है। देखिए, वजीर आजम और स्पीकर दोनों नवाज शरीफ के बड़े करीब हैं और दोनों लॉयल हैं उनके। इदारिया कहता है ऐसा तो नहीं है कहीं उन्होंने टास्क दे दिए अपने लीडर्स को कि एक ये कहे और एक ये कहे, और वो कोई बड़ा ग्रैंड वो कहते हैं ग्रेटर गेम और कादरी कहते हैं ग्रेटर इंतखाब। लेकिन अभी हम देख रहे थे कि कल जब ये नून लीग की क़यादत साथ बैठी है लंदन के अंदर, तो जो वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी उन्होंने भी सब अच्छा की रिपोर्ट दी, ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि सब अच्छा है, लेकिन नवाज शरीफ भी कुछ परेशान से नजर आए। बॉडी लैंग्वेज देखी तो उनके भी कुछ इसी तरह के जज्बात थे, जहां पे लग रहा था कि वो सरदार एयाज सादिक की बातों को समवेयर सेकंड कर रहे हैं। तो एक हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर, दूसरी तरफ हमारे ऑपोजिशन लीडर अगर इस तरह के खदशात जाहिर कर रहे हैं तो वाकई में कहीं ना कहीं कोई घपला तो है, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम चल रही है। ये बिल्कुल सही है। देखिए में सब चीजें जो चीजें पार्लियामेंट के बाहर हो रही हैं, पहले भी हमने देखा था इन्होंने खमियाजा भुगता था कि सारी चीजें पार्लियामेंट के बाहर हुई थी। अगर ये पार्लियामेंट के अंदर लेके जाते तो मसाइल हल हो जाते। आज वजीर आजम जो बयान दे रहे हैं कि गवर्नमेंट कहीं नहीं जा रही, अपना टेन्योर पूरा करेगी, ये भी पार्लियामेंट के बाहर लंदन में बयान दे रहे हैं। तो अगर वो ये चीज पार्लियामेंट के फ्लोर पे आके कहें तो इसकी बात ही, इसकी वक़्त, इसकी हैसियत ही। तो ये गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए और सियासी जमातों को भी सोचना चाहिए कि जिस तरह डिलिमिटेशन का मामला ये हल करें, इलेक्शन की तरफ जाएं, इस तरीके से इंतखाबात लड़ें। कौन को डिसाइड कर रहे हैं फैजाबाद धरने के ऊपर, जिसकी इंक्वायरी रिपोर्ट के हवाले से भी अब कहा जा रहा है, सैनिटर्स सबने कहा है कि इसकी बाकायदा तौर पर इंक्वायरी कराई जाए और इंक्वायरी के बाद पता चले कि क्यों हमारी हुकूमत इतनी बेबस हो गई है कि आप आगे तो फिर इस तरह ऐसे ही होता रहेगा। अभी आप देखिए जो वकला वाला सीन था सारा, वकला जो तमाम हमारे थे उन्होंने जिस तरह से एहतजाज किया, मतलब अब यही तरीका रह गया सारी सूरत हाल को निपटाने के लिए, आओ धरना दो और हुकूमत को ये सही क्या नहीं है। देखिए अभी ये वकला की बात से याद आया, आपने देखा मुल्तान में क्या हुआ, एक न्यू अपने जुडिशल कॉम्प्लेक्स के चक्कर में कि फैसिलिटीज हमें नहीं दी गई हैं, चैम्बर नहीं है, हमारा बार रूम नहीं है, उसके हवाले से उन्होंने तोड़फोड़ कर दी। जस्टिस यानी कि जो जज थे उनके कमरे में, उनके चैम्बर में तोड़फोड़ की, शीशे तोड़ दिए। और जब मुकदमा दर्ज हुआ तो अब हमारा देख रहे हैं आप सिंध बार काउंसिल जो है, कराची एसोसिएशन जो है वो बाइकआउट पर चली गई है। तो ये आप देख रहे हैं जिसके पास थोड़ी सी ताकत है वो अपनी ताकत को स्ट्रीट पर जो है वो शो कर रहा है और हुकूमत जो है वो बेबसी की तस्वीर बनी नजर आती है। अच्छा, इसमें एक और बात मैं आपको बता दूं चलूं कि अब ये जो हमने एयाज सादिक के हवाले से जो बात की थी कि वो कह रहे हैं तो गवर्नमेंट के अंदर जो है ना, मैंने कल हमारी बात हुई सादिक तरार साहब से ये बात की और वहाँ आप देखें इसका इतना खतरनाक गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। एक तो ये धरने वाली बात और ये जो गवर्नमेंट में गुमगू की सूरत हाल है कि इलेक्शन कबल वक्त होंगे कि कर पा रहे नहीं पा रहे, तो इंटरनेशनली और आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी साइन किया डॉलर और हमें रीइंबर्समेंट में हमारी रकम मारी गई। कोई उस हवाले से मैंने खबरें नहीं देखी कि पाकिस्तान के हवाले से खारजा पॉलिसी के हम बैरूनी जंग किस तरह लड़ रहे हैं। हम अंदरूनी मामलात में इस तरीके से फंस चुके हैं कि हमें बैरूनी खतरात से बिल्कुल आंखें बंद करके बैठे हैं। तो तकाजा यही है कि आप अंदरूनी मामलात को जल्द अज जल्द निपटाएं, इलेक्शन की तरफ जाएं, तमाम इदारे जो हैं वो इत्तेहाद कायम करें और फिर हम बैरूनी महाज पे सबका मुकाबला। बिल्कुल सही कह रहे हैं नफीस साहब। ओवरऑल जो हमारी इस वक्त सियासी सूरत हाल है बड़ी गर्मा गर्म सी हो चुकी है और आप अभी बज़ाहिर कोई स्केप ऐसा नजर भी नहीं आ रहा है। जैसे असम्बलियों के हवाले से बातचीत की जा रही है कि जी हो सकता है असम्बलियाँ तहलील हो जाए, फिर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत जो बेबस दिखाई दे रही है, तो सिचुएशन काफी हद तक क्रिटिकल हो गई है। एनीवे जरा मौसम की गर्मा गर्मी से हटते हैं और कुछ सियासी गर्मा गर्मी से हटके मौसम की सर्दी के ऊपर कुछ बात। अब मैंने देखा आपके चेहरे पे कैसी मुस्कुराहट आ गई कि मौसम आने से शुक्र है कुछ बेहतर हुआ और ये है कि बर्फबारी इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान वगैरह मैं देख रहा था अभी मौसम की सूरत हाल, तो
5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर कहीं नजर नहीं आया। हाँ। वो जहाँ कभी 17-18 उन इलाकों में भी 5 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में चला गया, 2 में चला गया, और बर्फबारी हो रही है, देख रहे हैं लोगों का क्या हाल। लेकिन अदारी यही कहते हैं कि इसमें मौसम में बारिशें बहुत हो गई, तो आप गरीबों का भी ख्याल रखें, क्योंकि हमने देखा था अभी एक छत गिरी है पंजाब में, वहाँ 5 सगे भाई जहाँ भाग हो गए। तो इनका भी ख्याल करें, कबल वक्त इकदाम करें। हुकूमत गैस की लोड शेडिंग हो गई है, ना सिर्फ देहातों में बल्कि शहरों के अंदर जो है, ये हमें तो आपको नहीं मालूम हो रहा, कराची में हम बैठे हैं, लेकिन जो ऐसे इन इलाकों में है उनके नहीं है, चूल्हे ठंडे हो गए। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखें। तफरी के साथ साथ जो है ये जो अब्र रहमत है, ऐसे अब्र जहमत ना बने ना। बिल्कुल सही। जो दावे किए जा रहे थे कि जनाब लोड शेडिंग नहीं होगी, तो लोड शेडिंग भी हो रही है, और जो कहा जा रहा था कि इस बार तो सर्दी में बिल्कुल भी गैस लोड शेडिंग नहीं हो रही, वो बड़े जोर शोर से की जा रही है। एनीवे, बहुत शुक्रिया नफीस सईद साहब, आप हमारे साथ थे। यहाँ पर मजीद भी जो स्टोरीज हैं और बहुत सी चीज़ें आपके साथ आज के शो में शेयर करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का। स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और जो तमाम सूरत हाल बनती जा रही है, सबकी नजरें इस वक्त 2 बजे के फैसले पर लगी हुई हैं। इसी हवाले से हम भी अपने कुछ तज्ज़िये और तबसरे शो में शामिल करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? अब आपको हमारी आवाज आ रही है? सर, आपको हमारी आवाज आ रही है? हमारा राब्ता जस्टिस वजीउद्दीन से मुनक़ता हो गया है। जैसे ही हमारा राब्ता उनसे बहाल होगा, उनसे मजीद जानेंगे केसेस के हवाले से। तो जो आज समाअत होने जा रही है, इंतहा इंपॉर्टेंट समाअत है, और आज 2 केसेस हैं। हुदैबिया पेपर मिल्स का मामला है, इमरान खान साहब का मामला है, और दीगर सियासी जमातों की जानिब से भी आज की इस समाअत का, आज के इस फैसले का बहुत बेसब्री से और बेचैनी से इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि वो तमाम लोग जो कि PTI से रिलेटेड हैं, वो तमाम रहनुमा जो कि PTI के रहनुमा हैं, उनका यही कहना है कि जी हमने तो अपनी तमाम दस्तावेज़ात, डॉक्यूमेंटेशन पूरी तरीके से जो है वो जमा करा दिए हैं। हम मुतमईन हैं कि फैसला जो है हमारे खिलाफ नहीं आएगा और हम अदालत से सुरखुर होकर निकलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जहांगीर तरीन साहब की बात हवाले से यही खदशात का इजहार किया जा रहा है कि हो सकता है कुछ कभी इम्कान है कि उनके हवाले से फैसला उनके हक में ना आए, क्योंकि इसी हवाले से PTI के जो वकील हैं, जो PTI के रहनुमा हैं, वो बहुत ज्यादा सिचुएशन को वेट कर रहे हैं। खास बात उनकी जानिब से की भी नहीं जा रही है। तो सियासी जमातों की जानिब से जो भी सियासी हलचल है वो तो जू की तू है। दूसरी जानिब अगर हुकूमत की बात की जाए तो उनकी बैड गवर्नेंस जो है वो मुसलसल जारी है। इस पर मजीद भी बातचीत करते हैं। किया है जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। जस्टिस साहब, सबसे पहले तो खुशामदीद कहेंगे आपको शो में। आज एक बड़ा दिन है, बड़ा फैसला है। हम देख रहे हैं कि पैनामा केस के बाद आज इमरान खान के हवाले से फैसला होने जा रहा है कि वो नाअहल होंगे या नहीं। क्या समझते हैं आप? तज्जियाकार तो कह रहे हैं कि इन केसेस में काफी हद तक मुमासलत है। आप समझते हैं वाकई में जिस तरह से केस में मुमासलत है, फैसले में भी ऐसी कोई मुमासलत हो सकती है? देखें, फैसले आने से पहले कोई कमेंट्स करना तो मुनासिब नहीं है, लेकिन हमने जो प्रोसीडिंग सुनी है और जो प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो रही है जी, तो लगता यही है कि जहाँ तक तरीन साहब का मामला है वो तो उसमें तो मुमासलत वाज़ेह है, क्योंकि वो एलिगेशन करप्शन की, और जहाँ तक कि इमरान का ताल्लुक है वो मिस स्टेटमेंट के ऊपर केस बेस्ड है, तो ज़रा सा उसमें डिफरेंस है। और इमरान तो कभी ऐसी पोजीशन में नहीं थे जहाँ पर के कोई भी काम करप्ट प्रैक्टिसेस की बुनियाद के ऊपर वो कर सकें। तो इन दोनों के केसों में फर्क है। जहांगीर तरीन का मामला जो है सिर्फ मिस डिक्लेरेशन का नहीं है, बल्कि कुछ एलिगेशन ये हैं कि आपने तो ज़मीन मकादे के ऊपर ले करके और वहाँ पर प्रोडक्टिव एक्टिविटी की ही नहीं, और आपने उसके ह्यूज बिलियंस के अंदर प्रॉफिट्स बता दिए जिसमें आपने एग्जम्पशन क्लेम की। वो तो एक बहुत सीरियस चार्ज है। इमरान के बारे में ये है कि आपने मिस डिक्लेरेशन किया
लेकिन ये एलिगेशन नहीं है कि वो कोई पाकिस्तान से पैसा ले गए या उन्होंने मुस्लिम अथॉरिटी की। अब उसमें मिस डिक्लेरेशन के अंदर भी एक रिडीमिंग आस्पेक्ट ये है कि उन्होंने 2002 में जो एमनेस्टी आई तो वहाँ पर कुछ डिक्लेरेशन की थी जी। फिर कुछ मियां बीवी के दरमियान में ट्रांजेक्शन होते रहे तो उसमें भी कुछ इनएक्यूरेसीज हो सकती हैं। ठीक है, इमरान साहब है उसके हवाले से तो सर यही कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब के वकला और वकील और उनके जितनी भी रहनुमा हैं वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन जहांगीर तरीन के ऊपर जो है वो सीरियस एलिगेशन भी हैं। तो सर क्या लगता है कि जो भी फैसला आए, अगर तो जहांगीर तरीन साहब ना है या फिर फैसला उनके हक में आता है? मुझे आपकी आवाज जी सर, अगर जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ फैसला आता है और वो नाअहल हो जाते हैं तो फिर उनके पास कानूनी तौर पर चारा जोई करने के लिए क्या ऑप्शन होगा? क्या वो दोबारा से कोई पिटीशन या कोई दरख्वास्त दायर कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट तो जैसे आपको पता है दुनियावी हिसाब से हमारे यहाँ की आखिरी कोर्ट है, लेकिन अगर उस के फैसले में सुकुम हो और वो बहुत लिमिटेड सुकुम जो है वो इन कॉन्टेम्पलेशन होते हैं जी, तो उसमें फिर रिव्यू की गुंजाइश होती है। लेकिन आमतौर के ऊपर अगर तो 100 रिव्यू एप्लीकेशन दाखिल हो तो 98% 99% खारिज। सर आपको आवाज आ रही है? सर ख्याल है कि हमारा राब्ता वजीउद्दीन साहब से मुनक़ता हो गया है। एक बार फिर से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे और ओवरऑल जो इस तमाम सिचुएशन के ऊपर वो बातचीत कर रहे थे तो उनका भी यही कहना है कि अभी कबल अज़ वक्त होगा कुछ भी कहना। जो भी तमाम सूरत हाल है वो 2 बजे तक वाज़ेह तो हो जाएगी। साथ साथ हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज ना सिर्फ इमरान खान बल्कि जहांगीर तरीन के हवाले से भी जो है वो आज फैसला होने जाएगा। क्या वो भी पार्टी रुकनीत के अहल हैं, असम्बली रुकनीत के अहल हैं या नहीं है। जबकि कहा यह जा रहा है कि अगर इमरान खान को इस सब पर स्पेस मिल भी जाती है, इमरान खान अगर इस केस से बच भी जाते हैं और जहांगीर तरीन की भी पकड़ हो जाती है तो भी पीपल्स पार्टी पीटीआई के लिए जो है वो एक बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि जहांगीर तरीन जो है वो समवेयर कंसीडर किए जाते हैं कि वो पीटीआई के एक तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट भी है और बैकबोन भी है। तो इस तमाम सूरत हाल के बाद आज पीटीआई की सिचुएशन काफ़ी हद तक वाज़ेह हो जाएगी, क्योंकि अगर इन दोनों केसेस से बाइज्जत तौर पर इमरान खान और जहांगीर तरीन बरी हो जाते हैं तो आगे इलेक्शंस के हद तक हमवार हो जाएंगी और वाज़ेह हो जाएगा कि आगे इलेक्शंस के अंदर एक पार्टी जो है वो अपने मॉरली तौर पर भी स्ट्रांग आएगी और साथ साथ अपने वोटर या वोट बैंक के साथ भी जो है वो काफ़ी हाल के ऊपर आएगी। तो आज 2 बजे तक जो है वो फैसले की सुनवाई मुमकिन है। चलें जी, 2 बजे तक फैसले की सुनवाई तो मुमकिन है, लेकिन ये फैसले से पहले ही काफ़ी हलचल है और असम्बलियों की कुछ बात कर लेते हैं। अयाज सादिक साहब ने एक बयान क्या दिया है, सियासी हलचल मचा दी है। असम्बली अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेंगी। स्पीकर अयाज सादिक पहले दिल की बात जबान पर लाए, फिर दिल हल्का होने पर एतराफ़ भी कर डाला। कहते हैं कि ये बात कहकर दिल से बड़ा बोझ उतर गया। ग्रेटर प्लान बनता देख रहा हूँ। इस्लामाबाद की बू सूंघ ली है। सब मिलकर खतरे की कोशिश नाकाम बना। उनका मजीद क्या कहना है आइए आपको सुनवाते हैं। मेरी छाती से बोझ उतर गया और खतरा टलने की जो कोशिशें हैं वो हम सब ने मिलकर शुरू कर दी हैं और इंशाल्लाह खतरा टल जाएगा। आपने खतरे की बू कहाँ? शुक्रिया। तो जनाब, एक तरफ तो अयाज सादिक को इस्लामाबाद की हवाओं से खतरे की बू आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी को सब अच्छा दिखाई दे रहा है। वजीर आजम ने स्पीकर का बयान उनकी जाती राय करा है कि हुकूमत को कोई खतरा नहीं, इलेक्शन वक्त पर ही होंगे। स्पीकर साहब की अपनी राय है, वो इंडिपेंडेंट है, स्पीकर है, तो मैं उनसे बात करूंगा। अगर उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो दूर करना मेरा काम है, लेकिन हुकूमत अपनी टर्म पूरी करे। लेकिन आपके व्यू में क्या थ्रेट कितनी जेन्युइन और मुझे कोई ऐसा थ्रेट नजर नहीं आता। थ्रेट हमेशा 70 साल में बार-बार थ्रेट्स आए, बार-बार हुकूमतें गिरी हैं। आज इंशाल्लाह कोई थ्रेट नहीं है। जो अपना आपने मंजूर किया कि वही होना चाहिए यरूशलेम का, आप समझते हैं कि अमेरिका के कान पे जू भी रुकेगी इस फैसले से? देखिए, हमारा काम है कि इसको पेश करना और एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ कल इस्लामी दुनिया ने दिया है। हमें उम्मीद है कि अमेरिका इसके बारे में सोचेगा। तो इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबूल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज असम्बलियों के हवाले से बाज़गश्त को सुनाई दे रही है, तो अल्लाह करे असम्बली पूरी करें, लेकिन लगता नहीं है कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही है। कुछ होने तो ज़रूर वाला है सर, जो मुल्क के मुफाद में भी नहीं है। नबील गबूल साहब, ये सब कहना था अयाज सादिक साहब का,
आपको क्या लगता है कि क्या होने जा रहा है? देखिए, मैं पिछले कुछ दिनों से ये बातें तो कर रहा हूँ कि मुझे भी महसूस हो रहा है कि इलेक्शंस जो हैं वो 2018 में मुश्किल नज़र आ रहे हैं। एक तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि महसूस क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी रीज़न्स भी हैं। रीज़न ये है कि देखें, जो कॉन्स्टिट्यूशन है कि जब सेंसस होती है तो सेंसस के बाद हल्का बंदियाँ लाजमी हैं। उसके मुताबिक सेंसस के मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियाँ होंगी। वो अभी तक गवर्नमेंट बिल पास नहीं है, उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत है और उसके लिए फिर आपको पूरे 1 साल दरकार है इलेक्शन कमीशन को कि वो हल्का बंदियाँ करे। तो 1 साल तो वैसे भी इलेक्शन ड्यू जो है वो जो जुलाई या अगस्त में है अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल, तो 1 साल तो वैसे ही इसमें ही चले गए। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमती अराकीन है या हुकूमत में जो बैठे हुए लोग हैं वो ख़ुद भी नहीं चाहते हैं कि जो है वो इलेक्शन हो। उसकी रीज़न ये है कि इस वक्त बहुत ही वीक पिच पे खेल रही है और बहुत ही कमज़ोर पोजीशन में इस वक्त। आप देखें कि स्पीकर कौमी असम्बली ने मेरी बात को इंडोर्स किया, जो मैंने परसों रात भी एक टॉक शो में कहा था कि मुझे इलेक्शंस नज़र नहीं आ रहे हैं, और कल स्पीकर अयाज सादिक ने अपने ही के लिए, अपने ही पार्लियामेंट के लिए ये बात की कि ये हुकूमत मुझे अपनी मुद्दत पूरी होते हुए नज़र नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि उसको हटाया जाएगा, और किस तरह हटाया जाएगा, ज़ाहिर है हम कभी नहीं चाहेंगे कि जमहूरियत को ख़तरा हो, लेकिन अगर हल्का बंदियाँ नहीं होंगी तो फिर आएगा जो मुझे लगता है कि 3 साल तक इंटरम सेटअप रहेगी और ये 3 साल से बढ़कर 6 साल भी हो सकती है। अच्छा नबील साहब के खिलाफ एक ग्रैंड अलायंस बन पर सभी लोग जो है वो ताहिरुल कादरी के इस वक्त कंटेनर पर सवार होने के लिए तैयार तो हो गए हैं। तो सर असम्बलियां तो सिर्फ एक ही सूरत टूट सकती हैं अगर सब मिलकर इस्तीफा दे दें, तो क्या पीपल्स पार्टी भी असम्बली से इस्तीफा देने जा रही है? कोई ऐसी सूरत हाल भी बन सक रही है? देखिए, डिफरेंट ऑप्शंस हैं। एक तो इस वक्त पंजाब के हुकूमत और पंजाब के वज़ीर आला के ख़िलाफ़ जो एक तहरीक चल पड़ी है मॉडल टाउन वाली, जो रिपोर्ट के हवाले से उसनर तैयार हो रहा है। शहबाज शरीफ को फौरी तौर पर इस्तीफ़ा देना चाहिए। अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे तो ये भी ऑप्शन मौजूद है कि अपोजिशन के जो मेंबर्स सूबाई असम्बली में है वो सूबाई असम्बली से जो कि काफ़ी तादाद में है। ये कुछ ऑप्शंस हैं जिस पर डिस्कशंस चल रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, अगर मौजूदा हुकूमत के वज़ीर आज़म जो कि अपने आप को ख़ुद कहते हैं कि उनका वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ है, और आज नवाज़ शरीफ ने लंदन में जिस तरीके से जो स्टेटमेंट दिया है कि उनको बहुत मायूसी है मौजूदा जो हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, और उनको ख़तरा लग रहा है, उनको भी ख़तरा लग रहा है कि इलेक्शन जो है वक्त पर नहीं होंगे। ये बातें चल रही हैं PML नून के सर्कल्स में भी। तरीक़ेकार बहुत सारे हैं और रेजिग्नेशन का भी ऑप्शन अपनी जगह मौजूद है। ठीक है सर, रेजिग्नेशन का भी ऑप्शन है और बेयकीनी की सी सूरत हाल है। क्या वाकई सियासी जमातें ऐसा चाहती हैं कि बिल्कुल कबल वक्त जो है इंतखाबात हो जाए? इस हवाले से भी हम आपसे बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। लेकिन गुड मॉर्निंग, आज मैं यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक कहूँगा। एनीवे विद अस, कीप वाचिंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चले जनाब, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर बात कर रहे हैं। इस वक्त नबील कपूर साहब हमारे साथ ही स्टूडियोज में मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। नबील साहब, ये जो सारी सूरत हाल हो रही है, मुल्क में जो कुछ हो रहा है, क्या वो वाकई आप समझते हैं कि गैर फाली अमल है? ऐसे हालात में अगर सिस्टम को धचका लगता है तो इस सबका पूरे पाकिस्तान पर कैसा? देखिए, नाअहल हुकूमत से या नाअहल हुक्मरानों से नाअहल हुकूमत से या नाअहल हुक्मरानों से बेहतर ये है कि जो गंद है उसकी सफाई की जाए, जो हालात ख़राब किए गए हैं उसको ठीक किया जाए। इलेक्शन हमारी ख्वाहिश मुकर्रर वक्त पर होने चाहिए, और इलेक्शंस ख़रीदे जो जाते हैं, इलेक्शंस को
ख़रीदार जो हैं उनको चाहिए कि सबसे पहले उन ख़रीदारों को रोकना, उन ख़रीदारों को जिन्होंने 2013 की इलेक्शन ख़रीदा, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले उनको रोकना पड़ेगा। किस तरह रोकेंगे? हुकूमत के अंदर भी लोग मौजूद हैं, बाहर भी मौजूद हैं, उन पे नज़र रखना चाहिए। मुल्क के लिए देखें, इस वक्त जिस तरह जो कहा जाता है कि पाकिस्तान के जो दुश्मन वो न सिर्फ बाहर बैठे हैं बल्कि दुश्मन मौजूद है। आपने देखा कि महमूद खान अचकज़ई ने जो कल पार्लियामेंट में स्पीच की है कि फाटा जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, तो एक शख्स अफगानिस्तान के लिए बात कर रहा है, वो इस पार्लियामेंट में मौजूद है, उसका भाई जो है वो गवर्नर बलूचिस्तान है और ख़ुद जो है वो चहीता है नवाज शरीफ का। तो मैं समझता हूँ कि अगर मुल्क को ख़तरा है तो बेहतर ये है कि मुल्क को ख़तरा जो लायक जो 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 लोग इसमें शामिल हैं उनके ख़िलाफ़ भरपूर रहिए। मैंने ये भी डिमांड किया कि इसाक डार जैसे फाइनेंस मिनिस्टर जो कि इश्तिहारी हैं उनको फौरी तौर पर रेड वारंट इशू करना चाहिए और इंटरपोल के ज़रिए उनको लाना चाहिए। अगर आप इस तरह के अकाउंटेबिलिटी हो चुका है तो मेरे ख्याल में कि हालात जो है पाकिस्तान सुधर सकते हैं। अच्छा नबील कबूल साहब, ये हो क्या रहा है? कोई कुछ कह रहा है। अयाज सादिक की बात कर लें तो इतने कम गो इंसान हैं, वो कम बोलते हैं, बड़ा नपा तौला बोलते हैं, लेकिन इस दफ़ा उनके बयान ने तो सियासी जो है वो हलचल मचा के रख दी है। दूसरी के प्राइम मिनिस्टर हैं जो अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, वो कह रहे हैं जी सब अच्छा है, कुछ नहीं होने जा रहा, हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करेगी। दूसरी जानिब शेख रशीद बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी इन एक्शन दिखाई दे रही है और ताहिरुल कादरी साहब भी यही कहते हैं कि जी जो सानिया मॉडल टाउन है वो आखिरी कील साबित होगी हुकूमत के ताबूत में। तो सर क्या होने जा रहा है? कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। देखिए, स्पीकर अयाज सादिक जब अपने ही पार्लियामेंट के लिए कि उनको नज़र नहीं आता है कि हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। हुकूमत का मतलब क्या है? हुकूमत पार्लियामेंट से बनती है, पार्लियामेंट के मेंबर्स से। तो उनको ये ख़तरा महसूस हो रहा है कि हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं करेगी। और तो देखें, कहेंगे ज़रूर कहेंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म एनार्की नहीं फैलाना चाहते। वज़ीर आज़म लोगों के अंदर पैनिक फैलाना नहीं चाहते। आपने देखा कि स्पीकर के स्टेटमेंट के बाद स्टॉक एक्सचेंज जो है वो क्रश कर गया और मंदी का रुझान है स्टॉक एक्सचेंज में, बिजनेस ठप हो गई है, सरकारी दफातर में काम नहीं हो रहे हैं, सेक्रेटरीज अपने दफ्तर में नहीं आ रहे हैं, हुकूमत बिल्कुल एक किस्म का फ्रीज होकर रह गई है। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स के बाद और मैं समझता हूँ कि मार्च से पहले ही ये ख़त्म हो जाएगी और जो मुझे नज़र आ रहा है कि इंटरम सेटअप आ जाएगी और इंटरम सेटअप कब तक रहेगी ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सही। अच्छा नबील कबूल साहब, अभी रिसेंटली इमरान कमाल के दरमियान जो है वो एक राब्ता हुआ और दोनों रहनुमाओं में जल्द मुलाकात भी मुतवक्के है। आप क्या समझते हैं कि इमरान खान का दौरा कराची और जिस तरह से वो पीपल्स पार्टी पर तनकीद कर रहे हैं, फिर मुस्तफ़ा कमाल से उनकी मुलाकात, क्या पीएसपी और पीटीआई का कोई इत्तेहाद बन रहा है? देखिए, पीटीआई इमरान खान की वजह से है। इमरान खान और जहांगीर तरीन का भी फैसला आने वाला है 2 बजे नायली का, देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं हमेशा कहता था कि बैट्समैन भी जाएगा और बॉलर भी जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल इररेलेवेंट के पॉलिटिक्स के लिए, क्योंकि वो अपनी जगह नहीं बना सके। उससे तो बेहतर फारूक सत्तार ने बड़े बड़े जलसे करके दिखाए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान जो कि एक क्रिकेटर है, सियासतदान कम है, कभी वो गलत शॉट खेलता है और गेंद जो है वो मैं समझता हूँ कि फिर वो ग्राउंड से बाहर जाने की बजाय वो कैच कर लेता है और वो कहीं ना कहीं आउट भी हो जाते हैं। अच्छा नबी साहब, मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें आप क्या देख रहे हैं कि 2018 में अब क्या होने जा रहा है? जो इसके इलेक्शंस होंगे इसमें पीपल्स पार्टी का किसी के साथ इत्तेहाद मुमकिन है? क्योंकि वो तो अब यही कहते हैं कि भाई हम तो अवामी सियासत करेंगे और जरदारी साहब ताहिरुल कादरी के साथ तो मिल ही चुके हैं। आगे और क्या प्लान है इलेक्शन 2018 के लिए? अगली हुकूमत सर किसकी बनती हुई आप देख रहे हैं? देखिए, अगर तो इलेक्शन हुए, अगर सबसे बड़ा सवाल ये निशान है, अगर इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहाद सबके साथ करने के लिए तैयार है। हमारे दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं है। सिर्फ इमरान खान को मसला है और ताहिरुल कादरी साहब ये कह चुके हैं
कि वक्त आने पर मेरे सीधे हाथ पे पीपल्स पार्टी बैठेगी और मेरे दाएं हाथ पे जो है वो पीटीआई बैठेगी। लेकिन हम समझते हैं कि वक्त आने पर एक ग्रैंड अलायंस बनेगा जो कि मौजूदा हुक्मरानों के ख़िलाफ़ होगा। हम ये नहीं कह रहे कि हम इलेक्शन तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने ही प्लेटफॉर्म से लड़ेगी और अपने ही निशान पर लड़ेगी जो कि तीर का निशान है, लेकिन हम अलायंस कर सकते हैं और उसके लिए बातचीत चल बिल्कुल सही पार्टी से। अच्छा सर, अब कुछ बात करना चाहूंगी मैं सिंध पुलिस के हवाले से। पुलिस करप्ट है, रिश्वत लेती है, ये बात किसी से ढकी छुपी तो नहीं है, लेकिन जिस तरह अदालत में गुज़िश्ता दिनों करप्ट अफसरान की फहरिस्त पेश की गई है, अब उम्मीद कि शायद इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो तो पुलिस में करप्शन के अंसर पर जो है वो काबू पाया जा सके। आपको लगता है 12 जो पुलिस अफसरान हैं इनके खिलाफ 12,000 के खिलाफ कार्रवाई होती है तो एक मिसाल कायम हो सकती है कि पुलिस में भी करप्शन के खिलाफ कोई काम हो रहा है? ये जो आप बात कर रहे हैं कि 12,000 पुलिस अफसरान के खिलाफ जो है करप्शन की कार्रवाई, जी जी, करप्शन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे माशरे में मौजूद है और बड़े दुख की बात है कि इसके खिलाफ कार्रवाई हमेशा सियासी बुनियादों पर की जाती है। लेकिन अगर करप्शन आपको ऊपर से लेकर नीचे तक आप देखें, हर जगह करप्शन मौजूद है और उस कार्रवाई के लिए आपको एक ऑपरेशन निजात की ज़रूरत है। और ऑपरेशन निजात जो है वो करप्ट अनासर के ख़िलाफ़ हो, जिसमें देखिए सियासी लोगों का जो गर्दन है ना हमेशा पतली होती है, सियासी लोगों का ही नाम लिया जाता है, लेकिन कभी किसी ने कि एक मामूली सा तपेदार या मुख्तियारकार या किसी पुलिस स्टेशन का इंचार्ज, उसके पास डिफेंस में 15 करोड़ का बंगला कहाँ से आया? तो फिर अगर करप्शन के खिलाफ अगर कोई तहरीक चलानी लाएगा, मौजूदा हुक्मरान तो खुद करप्ट है, तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि रेवोल्यूशन लानी पड़ेगी। रेवोल्यूशन ऐसी रेवोल्यूशन हो जो करप्ट लोगों के खात्मे के लिए रूथलेस जब मैं कहता हूँ रूथलेस ऑपरेशन होना चाहिए। वो आजाद उसका नाम दें या कुछ भी नाम दें, लेकिन वो पाकिस्तान को बचाने के लिए ज़रूरी है कि ऐसा कोई ऑपरेशन हो। सर, रेवोल्यूशन लाना तो बेइंतहा ज़रूरी है। सिंध हुकूमत जितने इकदाम कर रही है उसमें अब रेवोल्यूशन बनती है, लेकिन अगर इन तमाम 12,000 अफसरान के खिलाफ बेवक्त कार्रवाई की जाती है तो आपको क्या लगता है कि इंतहाई इकदाम उठाया जाता है? इससे महकमे में पैदा होने का भी खतरा है। अगर इतने सारे अफसर एक साथ सीटें छोड़ देते हैं तो उनका मुतबादिल कौन होगा? क्या इसके लिए कोई पुलिस रिफॉर्म्स के लिए कोई स्ट्रेटजी बनाई गई है, कोई सिस्टम बनाया गया है इनके चेक एंड बैलेंस के लिए? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई इसमें शामिल ना हो, कोई करप्ट ना भी हो। देखिए, करप्शन और ग्रास रूट, अगर आप कह रही कि 12,000 अफसरान के नाम आए हैं तो आप ज़रूरी नहीं कि 12,000 अफराद के खिलाफ एक साथ ऑपरेशन करें। अगर मैं ऑपरेशन का इंचार्ज होता तो तरीक़ेकार बहुत और भी तरीक़ेकार हैं किस तरीके से उनको पकड़ना है। फेस वाइज में मेरे ख्याल में करना चाहिए। जब मैं कहता हूँ फेस वाइज तो आप शुरू करें बड़े लेवल पे, जिस लेवल पे अगर डीआईजी ने किया है या एसएसपी ने किया है इसी तरीके से आप फेस वाइज अगर आप करेंगे तो उसके जो नतीजा है वो बेहतर निकलेगा। बिल्कुल सही। बहुत के साथ क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी मुलविस है तो इन्हीं मुहाफिजों के अंदर भी आपने करप्शन देखा है जी। तो मैं समझता हूँ कि हर कोई अपना सोचता है, मुल्क के बारे में बहुत कम लोग हैं जो सोचते हैं। जो केयर टेकर सेटअप आएगा, खुदा करे कि उसमें ऐसे लोग आए जिनको जितने दिन भी मिले, कम से कम ये कि वो अगला इलेक्शन में मैं समझता हूँ कि ऐसी रूल्स और रेगुलेशन और ऐसा आइन के अंदर तब्दीली आनी चाहिए कि किसी के ऊपर जो आर्टिकल 62, 63 हम कहते हैं ना कि बराए नाम का है, क्योंकि अगर आर्टिकल 62, 63 को देखा जाए तो 90% पार्लियामेंट जो है वो नायाब हो जाएगी। आर्टिकल 62, 63 की जगह ऐसा क्लॉज लाना चाहिए कि अगर किसी के ऊपर कोई चार्जेस है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो 15 दिन में कंप्लीट करे, उसको सज़ा दी जाए और सज़ा भी ऐसी दी जाए कि वो ताहयात जो है वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रहेगा। आपने देखा है कि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को सज़ा दी गई है, लेकिन मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ सिर्फ एक नवाज शरीफ करप्ट नहीं है
और भी कई ऐसे बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, और भी कई ऐसे करप्ट लोग हैं जिनके बारे में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल यही कहना है कि उनकी भी जो है तहकीकात होनी चाहिए। तो इतने लोगों के नामों की लिस्ट दी है। बहरहाल बहुत शुक्रिया, पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील कबूल साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम उमूर पर गुफ्तगू कर रहे थे। पुलिस रिफॉर्म्स का मामला है, इससे पहले भी गुड मॉर्निंग आज के प्लेटफॉर्म से ये मामला हम कई दफ़ा उठा चुके हैं कि जब हमारे पासबान, हमारे रहबरी इस तरह की वारदातों में जो है वो मुब्तला होंगे और उनकी साजिशों में शामिल होंगे तो फिर मुल्क में और कराची में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो कहाँ जाएगी। बिल्कुल जनाब, इसी के साथ यहाँ पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, मजीद भी और बातें हैं जो आपसे करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक है। स्टे विद अस एंड कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो जनाब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर और लेजेंड, लेकिन उनसे पहले मिलवाने से पहले आपको बताएं कि सियासत में बढ़ते हुए रुझान का, वो भी अदाकार, गुलकार, मॉडल्स और दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद का। और इस बार सियासत में धमाकेदार एंट्री मारी है मारूफ ड्रामा नवीस हसीना मुइन ने। सियासत में एंट्री देते हुए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात के दौरान पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। हसीना मुइन के साथ टीवी शख्सियात ज़हीर खान और यासिर मजहर ने भी पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की है। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं हसीना मुइन साहिबा और ड्रामा राइटर, डायरेक्टर मिसबा खालिद साहिबा हैं। उनसे बात करेंगे हम इस सब के ऊपर और जानेंगे कि सियासत में जाने का इन्हें शौक क्यों पैदा हुआ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो बड़ी खुशी हो रही है कि आज ज़बरदस्त लोग जो है वो हमारे साथ आए। एक तरफ ज़बरदस्त डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है और दूसरी तरफ स्क्रिप्ट राइटर है। बड़े बड़े ड्रामास जो है वो आपने लिखे हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले मिसबा साहिबा आपसे बात करना चाहूँगी मैं कि पीटीआई से आपने ज्वाइन किया है और पीटीआई से आपकी वाबस्तगी बड़ी पुरानी हो चुकी है, 10 साल तक अभी नहीं ज्वाइन किया है। हाँ, लेकिन हसीना मुइन साहिबा ने ज्वाइन किया रिसेंटली। तो आपसे पहले जानना चाहेंगे कि पीटीआई एज अ पार्टी आप किस तरह से देखती हैं और आगे अभी इलेक्शंस भी आने वाले हैं, क्या उम्मीदें आपकी? मेरी तो ये है कि देखिए हम लोग सब एज पाकिस्तानीज भी अगर सोचते हैं तो आप ये सोचें कि जो मुल्क के हालात हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं, बल्कि आप अभी थोड़ी देर पहले इंटरव्यू कर रही थी तो मुझे ये भी बड़ी खुशी हुई थी कि खवातीन भी इतनी ज़्यादा उस पॉलिटिक्स में आ रही हैं। एंड यू नीड, आई थिंक इट्स द वुमेन दैट विल चेंज पॉलिटिक्स बेसिकली। मैं टोटली, बिकॉज वुमेन माँ भी होती हैं, तो आप पाकिस्तान को अगर मतलब अपना माँ की तरह समझो और आप करो तो यू हैव टू। तो बेसिकली बहुत ज़रूरी है कि खवातीन उसमें आएँ और पीटीआई इज़ द ओनली पार्टी जो करप्ट नहीं है, बिल्कुल करप्ट नहीं है, बिल्कुल। आपने कभी आप देखिए 30 साल से वही पार्टीज आ रही हैं, बार बार सबको चांस मिल चुके हैं। एक आप इस ऐसी पार्टी को चांस दें जो साफ सुथरी हो, उसके बाद आपने शोर मचाना है तो मचाएं। देख लें कि क्या है। यू नो द थिंग इज कि हम लोग ऊपर देखते हैं तो मुझे सिर्फ ये होता है कि एक हमें बड़े, वी बीन वेरी फॉर्चुनेट कि हमें कोई ऐसा एक आदमी मिला जिसको आपको पसंद हो ना पसंद हो, वो आपकी अपनी प्रेफरेंस है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, लेकिन उसकी ऑनेस्टी पे कोई कुछ नहीं कह सकता। चले ठीक है, हसीना आपा हमारे साथ बैठी हैं। हसीना आपा, डेफिनेटली आपके इतने सारे फैंस हैं, हम सब आपके मद्दा हैं, आप लेजेंड हैं। आपने ख़वातीन के लिए इतना कुछ लिखा है, विमेन एम्पावरमेंट के लिए इतना आपने काम किया है, लोग आपको जानते हैं, आपका नाम है। लेकिन अब क्या समझती हैं आप कि एकदम से आपने जो है ये सियासत में शमूलियत इख्तियार की है और पीटीआई के साथ आपने शमूलियत ली है, तो क्या आपको वजह लगी कि क्यों मुझे इस पार्टी में जाना चाहिए या क्यों अब मुझे ये काम करना चाहिए? सियासत में मैंने एज इट इज़ कोई बहुत फंक्शनल काम नहीं लेकिन कर सकती, अपना थोड़ा बहुत जितना भी आप डाल सकते हैं हिस्सा डालने क्योंकि मिसबा से मेरी दोस्ती है बहुत और मिसबा अच्छा काम कर रही थी। दूसरी बात ये है कि इस मुल्क में हमें कोई अच्छा इंसान चाहिए जो इस मुल्क की तकदीर को थोड़ा सा बदल दे, क्योंकि हम 70 साल गुजर गए हैं हमें रोते हुए। हम एक के बाद एक को आजमा रहे हैं और एक के बाद एक से मायूस हो रहे हैं। तो ये मायूसी जो है हम लोगों में बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, कौम को ख़त्म कर रही है। एक इंसान मुझे नज़र आया है जिसने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है। आप जानती हैं, खेल के मैदान में भी उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत मुतासिर की वो है कैंसर हॉस्पिटल। ये आम लोगों के लिए एक काम है जो कि बेगरज होता है, इसमें कोई आपको आमदनी का और उसका इतना फिक्र नहीं होती जितनी लोगों की मदद होती है, क्योंकि हमारे यहाँ बेशुमार ये मरज़ फैल रहा है। मैं खुद इसमें मुब्तला रह चुकी हूँ, इसलिए मेरा दिल तो बहुत ज़्यादा उसमें है कि एक इंसान ने कोशिश करके एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोला, एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह,
उसमें उसको कितनी जद्दोजहद करना पड़ी होगी, इसका अंदाज़ा आप भी लगा सकती हैं, मैं भी लगा सकती हूँ, क्योंकि मैंने सैकड़ों लोगों को एक हॉल में बैठे देखा है अपने अपने डॉक्टर के इंतज़ार में। आजकल ये मर्ज इतना फैल रहा है, तो जो इंसान ये कर सकता है वो इंसान इस मुल्क के लिए भी अच्छी चीज़ कर सकता है। मतलब हम ड्रामे के लोग हैं, हमें पता है कि कौन ड्रामा कर रहा है, कौन असलियत कर रहा है, आपसे बेहतर कौन जानता है। बिल्कुल। तो जहाँ तक ड्रामे का ताल्लुक है, हमने इतने बरसों में ड्रामे देख देख के हम थक गए हैं कि किसने क्या किया, किसने क्या किया। तो हमको ये चाहिए कि मतलब हम सबको चाहिए कि ऐसे इंसान को आजमाएं, जैसे भी मिसबा ने कहा, जो ऑनेस्ट भी हो, जिसको ये फिक्र हो कि आवाम के लिए थोड़ा सा काम कर ले। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने। जो हसीना जी जो भी काम किया है उसमें आपने मुआशरे में एक मुस्बत तब्दीली लाने की का पहलू जो है वो हमेशा रखा है। अब पॉलिटिक्स जब आप ज्वाइन करेंगी और पॉलिटिकल पार्टी को आपने अब ज्वाइन कर ही लिया है, तो इस सारी सूरत हाल के बाद क्या कोई ऐसा भी प्लान है कि पॉलिटिक्स के हवाले से भी कुछ लिखेंगी, कोई ड्रामे लिखेंगे जिससे हमारी सोसाइटी को पता चल सके कि अंदर कहानी हो क्या रही है सारी सूरत? मेरा अपना जो शमूलियत है वो यही है कि लिखने पढ़ने की। जाहिर है मैं जलसों में जा नहीं सकती, जुलूसों में जा नहीं सकती, इस तरह की न तकरीरें कर सकती हूँ। हमारी आपकी तहरीरें ही बड़ी काफी होंगी। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी कि बेसिकली अब यंगर जनरेशन है ना, जो हमारी जैसे आप लोग हो, यंगर जनरेशन है, वो ही उन्होंने ही पाकिस्तान को संभालना है। तो पुराना जो भी जो अच्छी चीजें हैं, जो हमारी सब चीजें वो उनको सिखानी है, ट्रांसफर करनी। तो द आइडिया इज कि अच्छी बातें सिखाएं थ्रू द मीडियम, थ्रू टेलीविजन, थ्रू आपका लॉट ऑफ थिंग लिखने लिखाने में, और उनको पढ़ाएं, बताएं कि पाकिस्तान क्या है और क्या क्या आप कर सकते हो। इट्स टाइम फॉर यू टू गिव बैक टू योर कंट्री। अच्छा मिसबा, जहाँ तक हम बात कर रहे हैं विमेन इन पॉलिटिक्स, विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, तो बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान में भी खवातीन का रुझान सियासत की तरफ ज्यादा है। अब घरों में भी ये डिस्कशन होता है जी पनामा लीक्स में अब क्या होने वाला है, लेकिन पार्टी में PTI के हवाले से अगर बात की जाए तो डेफिनेटली खवातीन उसमें मौजूद हैं। लेकिन एक तरफ तो नाज बलोच का इस पार्टी को छोड़ के चले जाना, और फिर दूसरी जानिब आयशा गुल्लालई के जो एलिगेशंस हैं उनसे पार्टी पे काम करने वाली खवातीन पे क्या असरात होते हैं? दो आपके सवाल हैं। सबसे पहले नाज का जाना, नाज बलोच तो मेरे सामने ही आई हैं, मतलब हम लोग सब साथ ही थे, एंड आई थिंक उसका जाने का मुझे पर्सनली बहुत अफसोस हुआ है, बिकॉज नाज इज अ वंडरफुल पर्सन, एंड टू हैव नाज इन योर पार्टी बहुत अच्छा है, मतलब थ्रू आउट उनका बहुत अच्छा रहा है। थोड़ी सी वो डिसअपॉइंट हो गई थी मैं, आई थिंक मे बी ये है कि पहले जो था ना, ज़्यादा रुझान जो था वो इस्लामाबाद पे था और पंजाब में था, बिकॉज जो करप्शन के ऊपर आप जो भी है ना, सारा जो ये सब कुछ हुआ है वो धरने में उसमें खड़े होके सब कुछ करने के बजाय, तो वो फोकस जो था ना खान साहब का भी वहाँ था, सिंध में नहीं था। हमें होता था कि कराची को तो आप लिफ्ट ही नहीं दे रहे। आई थिंक ये उनका भी यही वजह है कि उन्होंने, आई थिंक आई विश कि वो थोड़े दिन रह जाती, क्योंकि अब खान साहब ने कराची सिंध पे ही कहा ना, कराची भी पार्ट ऑफ सिंध, तो सिंध पे फोकस करना अब शुरू किया है। तो वही चीज है कि वो आते भी अब ज्यादा हैं, अभी आई थिंक 2 दफा तो आ चुके हैं इन महीने के अंदर। सो ही इज फोकसिंग ऑन सिंध इस टाइम कि अब हम लोग भी इसीलिए आगे आए हैं, हम लोग पहले हैं कि भाई चले अब हम क्या कर सकते हैं। चले अच्छा, हम अभी पॉलिटिक्स के हवाले से तो बड़ी बात कर चुके हैं, मेरा ख्याल है जरा पॉलिटिक्स के बारे में हम साइड पे रखते हैं उसकी गुफ्तगू और कुछ बात करते हैं आप लोगों के नए प्रोजेक्ट्स के हवाले से। हसीना जी, अभी रिसेंटली हमारे जो तमाम इस वक्त व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि अब आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा आने वाला है और किस मौजू के ऊपर आप लिख रही हैं? एक तो मेरा फिल्म बनाई है मैंने स्कॉटलैंड में, मेरी कहानी के ऊपर जुल्फिकार शेख ने फिल्म बनाई है, लिखवाई है। डायलॉग्स मैंने पूरे लिखे हैं, 1 महीने में वहाँ रही और पूरे डायलॉग्स लिख के आ गई हूँ। अब उसकी शूटिंग होगी। मेरी कहानी टाइटल है मूवी का या आपकी अपनी कहानी है वो? नहीं, मेरी अपनी कहानी है। अच्छा, कहानी कहानी भी मेरी है और मैसेज भी है उसमें और कॉमेडी भी है। आपको पता है जिस तरह जानना चाहते हैं आपकी स्ट्रगल के बारे में, डेफिनेटली आपकी कहानी क्या होगी, थोड़ा सा कुछ बताइए तो सही कि क्या उसमें आपने जो है वो चीज़ें। सबसे बड़ी उसमें एक बात मैंने डाली है कि आजकल अल्जाइमर बहुत फैल रहा है। अच्छा, उस बीमारी का जिक्र किया है कि इंसान किस तरह उसमें मुब्तला हो जाता है, और इससे मुझे रुस्ताओ की याद आ गई। बिल्कुल जिस तरीके से वो काम करती थी, बहुत जबरदस्त काम करती थी। तो ये एक तो ये डाला है मकसदी तौर पे कि आदमी को मालूम होना चाहिए बीमारी क्या है, किस तरह रोकी जा सकती है, किस वजह से होती है। अगर आप अंदर ही अंदर आपको प्रेशर लेते रहे अपने ऊपर गुनाह का या तकलीफ का या किसी को हर्ट करने का,
तो आपका दिमाग जो है इतना चकरा जाता है कि वो भूलना शुरू कर देता है। ये कुदरती बात है कि इंसान झटकता है कि ये चीज़ें भूल जाएं, उस भूलने में वो सारा कुछ भूल जाता है। और वो उम्र का तकाजा होता है कि आप उस जगह पर पहुंच जाते हो जहां पर अगर आप अपने पीछे मुड़कर देखो कि जिंदगी में क्या किया तो सवालात का अंबार आपके सामने आ जाता है। अच्छा मिस्बा जी, आपकी जानिब आना चाहूंगी, और जैसे कि अभी आपसे थोड़ी देर पहले भी बात हो रही थी कि अब आप लोगों ने प्लान किया कि कराची के हवाले से कुछ काम किया जाए, कराची की आवाम के लिए जो है वो कुछ इंटरटेनमेंट होनी चाहिए। तो क्या प्लान है आप लोगों का? अभी मुख्तलिफ जो एक्टर्स, डायरेक्टर्स और स्क्रिप्ट राइटर्स वगैरह सबको आप एक प्लेटफॉर्म पर तो इकट्ठा कर रहे हैं, इनिशिएट कहाँ से कर रहे हैं, क्या पहला स्टेप होगा? अभी तो हम सबसे पहले जैसे मैंने कहा इकट्ठा करें, हसीना जी हैं, ज़हीर खान हमारे साथ हैं जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं और बहुत अकम्पलिश्ड हैं। साजिद हसन हमारे साथ है। साजिद हसन इज आल्सो जॉइंड अस, तो वो भी हमारे साथ हैं। इसी तरह यासिर मजहर हैं और देयर लॉट ऑफ पीपल जो करते रहे। अब हम उसकी प्लानिंग करेंगे कि हम कराची को किस तरह हम हाईलाइट करें, कराची के अवाम का शिकवा कैसे दूर होगा। बहुत सारी चीजें हैं, कराची को वापस कैसे खूबसूरत बनाएं, अपनी लिटरेचर को कैसे हम फैलाएं, सब कुछ बताएं, लोगों को बताएं। मतलब उस चीज का हम प्लानिंग जब करेंगे तब हम पूरा प्लान आपको रिवील करेंगे। अच्छा मिस्बा, जब कोई एक्टर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, प्रोड्यूसर जब कोई सियासत में कोई शमूलियत इख्तियार करता है या इस तरह का कोई काम करता है कि वो सियासी भी हो और वो माशरती लेवल पर भी अच्छाई लेकर आए, तो उसके अंदर क्रिएशन भी होती है, सच्चाई भी होती है और बड़ी वर्थ भी होती है। तो क्या पहला टारगेट क्या है कि कराची के अवाम के लिए पहला तोहफा क्या देंगे, किस चीज के ऊपर काम करेंगे? पहला तोहफा तो दिया हमने, ये हमारा पहला तोहफा है, पहला और सबसे बड़ा। देखिए कराची के लिए हम लोग वैसे भी काम कर रहे हैं। आर्ट्स काउंसिल में 21 से 25 तक उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें दुनिया से लोग आ रहे हैं। तो अब ये कराची की वो बात है कि हर साल हसीना जी कम्युनिटी सर्विसेज भी होंगी और आर्ट वर्क भी साथ में होगा। आर्ट वर्क भी होगा उसमें, मतलब हर चीज है, अदब है, शेर है, मुशायरा होगा, मौसीकी होगी, डांसेस होंगे, क्योंकि हमने डांस भी मेरा ख्याल है सिर्फ कराची की खिदमत नहीं, हमारी उर्दू जबान की भी कुछ खिदमत हो जाएगी इस जबान में, जिसका बुरा हाल हो चुका है। कराची ने बहुत सफर किया, हमने कहा इतने सालों में कराची बिल्कुल दब के खत्म हो गया। आपको हर वक्त डर लगता है, तो वो डर को भी हटाना है और कराची को बाकी सबको, और आपके यूथ, आप यंग लोगों को जगाना है, बिकॉज यू हैव टू टेक ओवर। तो ताकि जितने आप फ्रीडम के साथ और जितने सच के साथ, जैसे आपने भी कहा कि सच इज द मेन थिंग, सच बोलना सीख जाए लोग इस कराची में, तो बड़ी बात हो जाएगी। अच्छा मिस्बा साहिबा, डेफिनेटली पीटीआई की खवातीन का अपना एक स्टांस है, हर पार्टीज में जो है वो खवातीन है, यूथ विंग भी है, यूनियन काउंसिल्स लेवल के ऊपर भी काम कर रही हैं। पीटीआई किस तरीके से जो है अपनी खवातीन को जो है टारगेट देती है, फैसिलिटेट करती है, किस तरीके से जो है वो एड्रेस करते हैं? खान साहब का क्या मैसेज होता है आपके लिए कि जी आपने पाकिस्तान की खवातीन को जाके ये मैसेज फॉरवर्ड करना है? देखिए खान साहब का बहुत सबसे पहले तो ये होता है कि वो खुद आपको बहुत इज्जत देते हैं। आप जाएंगे, हमेशा आपकी बात सुनेंगे, आगे करते हैं आपको, एंड ही ऑलवेज लिसन्स। एंड ही सबसे पहले उन्होंने कहा था कि आपने खवातीन जो हैं वो पाकिस्तान को चला सकती हैं, क्योंकि एक औरत जो हमेशा सच बोलती है और उसी ने आगे बढ़ाना है पूरे घर को, तो वो पूरा घर संभालती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जी यू हैव टू विन द हार्ट्स और वुमेन, और औरतों और हम लोगों में बहुत कैपेबिलिटी है, बहुत पोटेंशियल है। तो आई थिंक खान साहब इज राइट बिहाइंड अस व्हेन वुमेन आर कंसर्न्ड, एंड ही वांट्स मोर वुमेन टू कम। आप हमेशा देखते हैं ना, लोग जो भी जलसे में भी जो खवातीन का आने का सिलसिला शुरू हुआ है, खान साहब के जलसों में हम लोग भी कभी भी नहीं जाते थे। मैं भी पहली दफा गई थी तो मैं दूर खड़ी हुई थी, मैं कहा मैं तो पॉलिटिकल नहीं हूँ, मैं तो उसमें नहीं हूँ, बट एवरीबॉडी इज पॉलिटिकल एंड इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ बीइंग पॉलिटिकल। देखिए इट्स टाइम फॉर अस टू गिव बैक टू द कंट्री। ये कहना बिल्कुल गलत है कि पॉलिटिकल हो गया, हम सब है। अगर हम केयर नहीं करेंगे अपने मुल्क की कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं, अच्छा जी सिर्फ खाना वाना पकाएं छोड़ दें जी आदमियों का काम है, नहीं भाई हमने खुद संभालना है अपने मुल्क को, और हमारे में ये कैपेबिलिटी ऑल ऑफ अस है। अच्छा अभी आपकी बातें सुन के ना मुझे वो हिलरी क्लिंटन की वो कैंपेन याद आ गई, स्ट्रॉन्गर टुगेदर वुमेन पावर। तो डेफिनेटली खवातीन सारी जो है जब मिल जाएंगी, मेरा ख्याल है कि एक मजबूत मुआशरे का कयाम भी होगा। बहुत सी पॉलिटिकल हमारी बातें हो गई हैं, हम चाहेंगे आप चाय पियो, और चाय जो है वो हमारे जो चाय मिक्स वाले हैं दोस्ती जो हमारे स्पॉन्सर्स भी हैं, तो दोस्ती की तरफ से जो है ये चाय है, आप लोग प्लीज चाय लीजिए। विमेंस की बातें हो रही हैं, तो यहाँ पर 4 लोग बैठे हैं और वो भी खवातीन बैठी हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, तो दोस्ती की चाय भी जो है वो आप लोगों के लिए है, और बड़े मजे की और जबरदस्त किस्म की चाय होती है। वो वैसी चाय नहीं है जो कि मूड खराब कर दे या आप
आपको जो है वो बैड इमोशंस के अंदर ले जाए, आप फ्रेशन अप हो जाते हैं। अच्छा, वैसे ऐसा भी होता है सबा कि आप जब भी कभी चाय बना रहे होते हैं ना, तो इस चीज का जहाँ पे आप पत्ती का बड़ा ध्यान रखते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि चाय का भी बड़ा ध्यान रखना, मतलब दूध का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आपकी पत्ती बहुत अच्छी हो भी और अगर आपका दूध अच्छा नहीं है ना, तो आपकी चाय का सारा मजा खराब हो जाता है। लेकिन इसको मैंने पर्सनली ट्राई भी किया है और मुझे पर्सनली अच्छी भी लगी है। आई होप कि आपको भी अच्छी लग रही होगी। बिल्कुल जबरदस्त किस्म की चाय, जब भी तो मैंने कहा ना कि कुछ चाय जो है वो आपको बैड इमोशंस में ले जाती है, लेकिन ये आपको बिल्कुल फ्रेशन अप कर देती है। अच्छा, सुबह की मॉर्निंग है और फ्रेश हम लोग बैठे हुए, बात हो रही है विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, विमेन इन पॉलिटिक्स के हवाले से। तो ये बताएं, जब आप लोगों ने ये प्लेटफॉर्म तमाम एक्टर्स को जमा करना शुरू किया, हसीना आपा ने शमूलियत इख्तियार की, साजिद हसन भी अब आगे आएंगे इसी फील्ड में, तो बाकी जो फीडबैक आया आपको मीडिया इंडस्ट्री से और पॉलिटिकल कनेक्शन से और दूसरे लोगों से, वो क्या फीडबैक था? अब आपको लोगों ने आके क्या कहा? मुझे तो मुबारकबाद दी। अच्छा, मुबारकबाद दी, मतलब लोगों के अंदर जज्बा था कि नहीं? हाँ, लोगों ने ये कहा कि पहले तो ये सवाल किया कि आपने क्यों ज्वाइन किया। हाँ, बिल्कुल। मैंने कहा देखे, मुल्क को मेरी जरूरत पहले भी थी, हाँ, अब भी है। ठीक। मेरे कलम की जरूरत है, मेरे लफ्जों की जरूरत है, और मुल्क जिस हालत की तरफ जा रहा है, अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो कौन आगे बढ़ेगा? किसी न किसी को तो बढ़ना है ना। अब अगर कोई बढ़ रहा है आगे और मुल्क को थामना चाहता है, तो फिर हमें जरूरी है हमारे लिए, वरना हमारी जिंदगी की कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा हसीना जी, अभी आपने ये स्टेप उठाया, इससे पहले हमने देखा कि सिंगर्स भी आए, फिर उसके अलावा एक्टर्स भी आए, तो सब लोगों की एक जो लॉट है वो पॉलिटिक्स में अब आ रही है। कोशिश करिए कि कोई इनिशिएट लिया जाए। आप समझते हैं कि कोई एक पॉजिटिव चेंज की उम्मीद रखी जा सकती है कि जिस तरह की आवाम अब पार्टिसिपेट करे पॉलिटिक्स में, तो वो हालात नहीं रहेंगे जैसे पहले थे? यंग लोग जो आएंगे उनमें बड़ा जज्बा होता है और उन्हें मुल्क से मोहब्बत भी यकीनन होती है। अगर उनके वालिदैन ने उनको दिलाई है मोहब्बत, तो मुल्क से मोहब्बत ही चीज़ है जो असल में पॉलिटिक्स है। अगर आपको अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं है तो कोई पॉलिटिक्स नहीं है। इसीलिए हमारा नुकसान हो रहा है कि हमारे ये 70 साल जो गुजरे हैं, इसमें से 60 साल तो हम ऐसे ही उलट पुलट कश्ती चलाते रहे हैं, जो डूब जाती है फिर उभरती है, डूब जाती है फिर उभरती है। तो हमें तो, अगर हमने मुल्क से मोहब्बत नहीं की, इस कौम से मोहब्बत नहीं की, तो हमारा तो कोई ठिकाना ही नहीं है। बिल्कुल सही। कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि हमारा तो कहीं कोई ठिकाना नहीं। बहुत शुक्रिया, हसीना आपा हमारे साथ थी और मिसबा साहिबा जो है वो मिसबा खालिद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। दो ज़बरदस्त किस्म की जो है पावरफुल वुमेन्स आज हमारे साथ थी। और मुल्क से मोहब्बत की बात की जाए तो डेफिनेटली सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए कि आप पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान जो है वो आपका प्राउड है, और जब आपको मुल्क से मोहब्बत होगी तो फिर आपको मुल्क के मसाइल भी नजर आएंगे। बिल्कुल जनाब, यहाँ पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाएगा। स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग। आज क्रिकेट एक वो वाइड फॉर्मेट है जो रियल क्रिकेट है, और उसको कभी भी ओडीआई भी आई, आपको याद है 1971 में ओडीआई शुरू हुई, तो लोगों ने कहा कि इससे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि वो अडाप्ट कर ली आईसीसी ने। अब आपने देखा होगा ओडीआई की वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी हुई और उसमें पाकिस्तान ने भी वर्ल्ड कप जीता। इसी तरह जब 2020 आई तो लोगों का ख्याल था कि ये एक ऐसे ही है गेम, इसमें ज़्यादा लोग तवज्जो नहीं देंगे। अब वो इतना पॉपुलर हो गया है कि हर प्लेइंग कंट्री जो है, क्रिकेट की प्लेइंग कंट्री है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, इंडिया हो, बांग्लादेश में भी हालिया बांग्लादेश जैसे ख़त्म हुई है सुपर लीग, बहुत कामयाबी से उन्होंने इनेकाद किया। इसी तरह पाकिस्तान ने PSL का इनेकाद जो किया था वो बड़ी कामयाब तरीन लीग हुई है। तो इसी तरह अब ये 10-10 एक नई चीज़ तजुर्बा है जो जिसको स्पॉन्सरशिप मिली है, और UAE के क्रिकेट बोर्ड ने उसकी पूरी हिमायत की है, उसको अप्रूव किया है वहाँ होने के लिए। इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी उसको की अप्रूवल दी है और अपने खिलाड़ी वहाँ भेजे हैं। तो मैं समझता हूँ इक़दाम अच्छा इसलिए है कि इसमें देखिए ऑर्गेनाइज जो कर रहा है वो भी कमा रहा है, जो खेल रहा है असल चीज़ है, खिलाड़ी को पैसे मिल रहे हैं, बोर्ड को भी पैसे मिल रहे हैं। तो इसमें कोई अभी ये तो नहीं कह सकते कि बहुत कामयाब होगा, अभी तजुर्बा है, हो सकता है कि ये कुछ इसमें कामयाबी हो या थोड़ा सा इसमें ये भी हो सकता है कि लोग इतना पसंद ना करें। अब ये देखना है हालात की पेश नज़र कि किस तरीके से, अगर इंशाल्लाह ताला ये कामयाब हो जाती है तो उसमें ये होगा कि दूसरे ममालिक भी शुरू करेंगे और फिर ये इसी तरह पॉपुलर होती चली जाएगी। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि ये जो टूर्नामेंट शुरू हुआ है, क्रिकेट में कितना टैलेंट सामने आएगा, खास तौर पर पाकिस्तान के लिए कितना फायदेमंद होगा? 10 ओवर खेलना होते हैं, 20 ओवर का मैच होता है तो आखिर के 10 ओवर में तेज़ रन करने होते हैं, तो वो एक तरीके से आखिरी के जो 10 ओवर होते हैं उसमें एक प्रैक्टिस मिल जाएगी और उन खिलाड़ियों को
जो तेज़ खेलना चाहते हैं इस फॉर्मेट में, ज़ाहिर है वो खिलाड़ी ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं, 2 छक्के चौके लगाते हैं, और जो क्राउड होता है वो भी इंटरटेनमेंट उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है जो चौके छक्के लगे। टेस्ट क्रिकेट डिफरेंट है, उसमें आप स्लो भी खेलते हैं तो पब्लिक, अब टेस्ट क्रिकेट में लोग कम जाते हैं, जैसे यूएई में हमारी होती है क्रिकेट तो ज़रा कम देखने जाते हैं क्योंकि ड्यूरेशन लंबा होता है और उसमें सुस्त रफ्तारी से जब गेम होता है तो वो क्राउड को पसंद नहीं आता। लेकिन 10-10 जो है इसमें जैसा आपने कहा, मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि इसमें जो आखिरी के 10 ओवर होते हैं ना, उसमें 2020 में जैसे करते हैं कि आखिरी 10 ओवर में प्रैक्टिस हो जाती है प्लेयर्स को, और उसमें एक मौके मिलेंगे उन खिलाड़ियों को जो 10-10 में खेलेंगे कि वो अपना खेल बेहतर कर सके 2020 के लिए। चलिए सर, क्रिकेट जो है शॉर्ट और फास्ट होती जा रही है, वनडे में बॉलिंग बैटिंग अलग, टेस्ट में अलग और T20 में भी अलग होती है। अब इस फॉर्मेट में चूंकि ये बहुत तेज तरीन फॉर्मेट है, आप क्या समझते हैं कि बॉलर्स के लिए ये तबाहकुन साबित हो सकता है? हाँ, इसमें बॉलर को बड़ा देखभाल के गेंद करनी पड़ेगी, लाइन और लेंथ का बड़ा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि देखिए जैसा आपने कहा टेस्ट क्रिकेट होती है वो सेशन बाय सेशन होता है कि सुबह शुरू मैच हुआ तो लंच तक किया, लंच के बाद स्ट्रेटजी होती है, तो उसमें 3 स्ट्रेटजीज रखते हैं, एक फेल हुई तो दूसरा कर लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। ओडीआई में जैसे आपने कहा तो उसमें 2 स्ट्रेटजीज होती हैं कि एक फेल हुई तो दूसरा कर लेते हैं, लेकिन 2020 या 10-10 में सिर्फ आप बैटिंग ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, बाकी आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप अपनी हिकमत अमली दोबारा तश्कील दें। तो इसमें जैसा आपने कहा कि 2020 और 10-10 में वक्फा कम होता है, ड्यूरेशन कम होता है, एक्साइटमेंट ज़्यादा होता है क्राउड के लिए जो कि बहुत अच्छा होता है, खिलाड़ियों के लिए इसलिए अच्छा है कि फॉर्मेट ड्यूरेशन कम है, पैसे अच्छे मिल जाते हैं, बोर्ड को भी पैसे मिल जाते हैं, तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि अच्छा इक़दाम है, लेकिन अभी इसमें ज़रा। चलिए जी, बहुत शुक्रिया सलाहुद्दीन साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और ओवरऑल क्रिकेट के हवाले से जो अब एक नया टूर्नामेंट शुरू हुआ है T10 के हवाले से बातचीत कर रहे थे। लेट्स सी, उम्मीद करते हैं कि इस T10 से भी जो है वो पाकिस्तान के अंदर नया टैलेंट देखने को मिले और कुछ नए मौके जो है वो लोगों के लिए इस तरह से पैदा हों, और साथ स्पॉट फिक्सिंग का मामला जो है, क्योंकि ये एक बड़ा एक जन्नत बन जाती है उन लोगों के लिए T10, क्योंकि बड़ी छोटी सी गेम होती है। तो उम्मीद करते हैं कि इसके हवाले से इंतजाम जो है वो बड़े भरपूर तरीके से। बिल्कुल, बस स्पॉट फिक्सिंग की जो करप्शन के जितने भी चार्जेस होते हैं ये नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे जो